तो हेलो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूपांतरण, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या ट्रांसफर हुआ उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रांसफर किस चीज़ का होगा तो हम जानते ही है ना, जीन्स का। ओके, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है इस प्रकार की खोज फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने सन 1928 यानी 1928 में की थी। मतलब साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफ्ट, इन्होंने सन 1928 में इसका ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किया था। इसमें क्या हुआ था, एक मतलब इस प्रकार की, देखो क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में एक जीवाणु का डीएनए दूसरी जीवाणु के में प्रवेश करता। मतलब मैंने क्या बोला, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसके बीच में कॉन्जुगेशन के थ्रू जो होता है वो जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन का हो या इसी लोग ट्रांसफॉर्मेशन का हो। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान समझना। ओके, हाँ, तो इसी में क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है आपको इस प्रक्रिया की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस प्रक्रिया की खोज जो है फ्रेडरिक ने सन 1928 में ही कर ली थी। इस प्रक्रिया में जीवाणु का डीएनए एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, हाँ ओके। तो इसमें क्या हुआ था कि ध्यान समझना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें बोला है कि इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, और तो और इस मतलब कि इस बहिर्जात डीएनए का ग्राही कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ में समावेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। मतलब होता है क्या, एक सेल होता है रिसिपिएंट सेल, वो क्या करता है ना, वो इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। मतलब वो अपने आप को समावेश मतलब उसमें एडजस्ट कर लेता है, हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप ग्राही कोशिका का ये गुणसूत्र रूपांतरित हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से अनुवांशिक पुनर्संयोजन की खोज डिप्लोकोकस ये फ्यूमोनिए नामक जीवाणु में की गई थी। मतलब कि डिप्लोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया था जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, और इस जीवाणु के दो विविध स्ट्रेन होते हैं। मतलब कि जो स्ट्रेन होता है वो दो टाइप का, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक नेगेटिव होता है। इसको ध्यान रखना। ओके, ये बस ऐसे लिख लो, कभी में काम आएगा। स्ट्रेन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये आगे बताएंगे ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन क्या होता है, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन में क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेन के दो पार्ट में से बांटा है। एक पार्ट है रोग कारक पैथोजेनिक, इसको कहते हैं, एक होता है संपुटिका सहित, जिसको हम लोग कैस्पुलेटेड कहते हैं, या फिर सामान्य या फिर संपुटिका रहित यानी कि नॉन कॉपुलेटेड भी कहते हैं। एक आपका हो गया पैथोजेनिक, एक हो गया आपका कॉपुलेटेड, एक हो गया आपका नॉन कॉपुलेटेड। ठीक है, इसमें कुछ दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इसमें आपका वायरुलेंट, इसमें एक वायरुलेंट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हद तक वो होता है, क्या इसको मृत है। ये मृत तो होता है बट हीट किल्ड बैक्टीरिया सेल, मतलब ये क्या करता है, उग्र किंतु उष्म से मृत कोशिका। मतलब ये होता है क्या है ना, ये ऐसे तो वायरुलेंट होता है, मतलब कि काफ़ी हद तक वो मृत होता है, बट ये जो होता है ना वो किल करता है जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जब ये बैक्टीरिया किसी को किल करता है तो उस टाइम क्या करता है, ये हीट किल्ड सेल छोड़ता है। ठीक है ना, क्या छोड़ता है, हीट किल्ड सेल। लेट मी एक्सप्लेन, एक मिनट जाओ। पहले जो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, बाद में जाके आपको ये सेल रिलीज करता है, और ये सेल से क्या निकलता है आपका डीएनए, और डीएनए क्या करता है, ठीक है ना, डीएनए क्या करता है, वो बाद में ये प्लस में अपना जेनेटिक मटेरियल मिलके अगले बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये काफ़ी हद तक बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखना। ये ग्राफ को बस ऐसे ही एज अ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें होता है ना वो एक हद तक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, कितना भी तुम समझ में तुमको आ जाएगा तुम ये चीज़ भूल जाओगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, अब इसी में हम लोग मान लो कि मैंने बताया कि एक कॉन्जुगेशन वर्ड, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया यहाँ है, इस दोनों बैक्टीरिया के अंदर पिल्लाई के थ्रू, किसके थ्रू, पिल्लाई के थ्रू, एक होता है फिम्बड़े, एक होता है पिल्लाई। तो पिल्लाई के थ्रू क्या करता है, अपना जीन्स जो होता है
उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। ओके, इस बात को ध्यान रखना। कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया जो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक सेल में, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे इसी में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इसमें कहना चाह रहा है ट्रांसडक्शन क्या है। देखो, इसकी खोज जो है वो लेडबर्ग, यानी कि इसकी खोज जो है वो जिंडर लेडबर्ग द्वारा सिल्नामेला यानी कि ये सिल्मोनेला टाइफोमेरियम ने में की गई थी करीब 1952 में। पराक्रम में विषाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज द्वारा एक जीवाणु के डीएनए जो होता है का अंश दूसरे डीएनए के अंदर स्थानांतरित किया गया। मतलब कि ये जो है इसका खोज हुआ था 1952 में जिंडर लेडबर्ग साइंटिस्ट द्वारा। इन्होंने क्या किया था, एक साल्मोनेला टाइफॉइड चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसके अंदर वायरस था, ठीक है, बैक्टीरिया पर रखा था, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको देख के साइंटिस्ट उसका नाम दिया जो नाम है कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कॉन्जुगेशन क्या है, ध्यान समझना। ओके, कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन से इस प्रक्रिया में प्रदाता कोशिकाओं यानी कि डोनर सेल और ग्राही कोशिका यानी कि रेसिपिएंट सेल के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय एक नलिका, जिसे संयुग्म नलिका यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया की खोज लैडबर्ग टैटम 1946 में ने इस चिड़िया कोलाई नामक जीवाणु में की थी। मतलब ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1946 में एक इकोलेरिया कोलाई के अंदर एक्सपेरिमेंट करके लैडबर्ग एंड टैटम साइंटिस्ट ने उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को सक्सेस किया और ये नाम दिया था। ओके, तो कॉन्जुगेशन ध्यान रखना। कॉन्जुगेशन मतलब जीन्स का ट्रांसफर होना। इसमें क्या होता है, डोनर सेल और रिसिप्ट सेल के बीच में होता है, ठीक है ना। डोनर सेल रिसिप्ट समझ गया ना, मतलब कि आपको मैंने बताया ये डोनर सेल डरने की बात नहीं है। देखो, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये आपका दोनों वायरस है, वायरस 1 है, ये वायरस 2 है। इसी को हम लोग सेल 1 या इसी को हम लोग सेल 2 भी कह सकते हैं। दोनों सेल भी है, वायरस भी, लगभग सेल के साइज का होता है, तुम सेल मान लेते हैं। अब इसके अंदर जो जीन ट्रांसफर हुआ ना, इसने दिया इसको जीन, तो ये देने वाला है, तो देने वाले को बोलते हैं डोनर। देने वालों को क्या बोलते हैं, डोनर। तो ये होगा डोनर सेल, ये क्या होगा, डोनर सेल। और जो लेता है, जो लेने वाला होगा, उसको बोलते हैं रिसीवर या रिसिप्टर। क्या बोलते हैं, रिसिप्टर या रिसीवर सेल कहते हैं। जैसे कि जो खून लेगा वो डोनर, जो मतलब जो खून देगा वो डोनर, जो खून लेगा वो रिसीवर या रिसिप्टर, ठीक है। नाउ स्टार्ट। अब है नेक्स्ट हमारा एक्टोमाइसीट्स यानी कि कवक कशम जीवाणु। ये होता क्या है, देखो, एक्टिनोमाइसीट वे बैक्टीरिया है जिनकी रचना माइसीलियम के समान तंतु व शाखित होती है। इन तंतुओं की शाखाएं के अंतरस्थ के सिरों पर कवकों के समान ही कोनेडिया बनते हैं। तंतुमय रचना तथा कोनेडिया निर्माण के कारण इन्हें फंजाई माना जाता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के कारण अब इन्हें जीवाणु माना गया। उदाहरण माइकोबैक्टीरियम यानी कि अगला है एक्टिनोमाइसीट्स, ये स्ट्रेप्टोमाइसीट, बेजियोटुआ फ्रैंकिया। इन बैक्टीरियो का प्रयोग एंटीबैक्टीरियम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो एक्टिनोमाइसीट क्या है, एक्टिनोमाइसीट एक तरह का माइसीलियम क्या होता है, फंजाई से बना होता है। देखो, डरने की बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक होता है फंगस, क्या होता है, फंगस के अंदर जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल, फंगस का एक यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी। याद रखना, क्या बोलते हैं, हाइफी। हाइफी ही बाद में जाके ज़्यादा कुछ नहीं एक माइसीलियम बनता है, ठीक है ना। और वही माइसीलियम पाया जाता है आपका फंगस में, ठीक है ना। अब फंगस पाया जाता है आपको एस्कोमाइसीट में, किसका पाया जाएगा, एस्कोमाइसीट में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बस यही बात है, इसमें कह रखा है और इसमें कुछ नहीं कहा एक्स्ट्रा। ओके, इसका फोटो ले लेना। ओके, हाँ, तो फंगस नाम क्यों दिया गया, फंगस नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर जो है वो माइसीलियम पाया गया था, ठीक है ना।
और इसके कुछ एग्जाम्पल भी जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गया, टिनोमाइसिट हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिट हो गया, बैगुटिवा हो गया, फ्रैंकिया हो गया, ठीक है। हाँ, और जो कि एंटीबैक्टीरियम बनाने में हेल्प भी आते हैं। अब अगला है ना आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। देखो आर्की बैक्टीरिया को अमर समझ लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, मोनेरा जो होता है ना, मोनेरा बाप जो होता है, ये बाप है कीड़ा का। मोनेरा जो है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया ही समझो इसको, ये क्या है बैक्टीरिया। ये आगे जाके दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, लेट मी क्लियर, वेट, ठीक है ना। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक हो गया आपको यू बैक्टीरिया, एक हो गया बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसी को ध्यान रखना, इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा 3 टाइप के होते हैं और उसमें भी मैं आगे बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहली बात कि मोनेरा को हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। मोनेरा आगे जाके 3 पार्ट में बढ़ता है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया भी आगे जाके 3 पार्ट में बढ़ता है, याद रखना, थर्मो एसिडोफाइल, हेलोफाइल और मिथेनोजेन। क्या है? मिथेनोजेन, याद रखना, ठीक है ना। अब थर्मो एसिडोफाइल क्या है? ये गर्म जगह पाया जाता है। एक मिनट, जब मैं इसको आसानी से कर देता हूँ समझ में आया। ये जो होता है काफ़ी गर्म जगह पर पाए जाते हैं। और हेलोफाइल जो होते हैं वो आपको कहते हैं ना नमकीन वाले इलाके में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? नमकीन इलाके में। जबकि मिथेनोजेन जो है वो पाया जाएगा गोबर में, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग मीथेन बनाने के लिए करते हैं, ऐसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान रखना। तो मोनेरा के टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल, मिथेनोजेन। थर्मोएसिडोफाइल ऐसा बैक्टीरिया जो गर्म जगह पाया जाए, हेलोफाइल वैसा बैक्टीरिया जो नमकीन जगह पाया जाए, और मिथेनोजेन वैसा बैक्टीरिया जो कि गोबर में पाया जाए, ठीक है। ये देखना। और ये बैक्टीरिया काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये अमर कॉइस है, ये जल्दी मरते नहीं, इतना घटिया, मतलब कि इतना हॉटेस्ट प्लेस में भी ये पाया जा रहा है। और ये इतना साल्टी एरिया जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, और ये गोबर में पाया जा रहा है। बताओ, ये नेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है, ये स्पेस में जिंदा रहेगा, ये सब बैक्टीरिया, ठीक है। ये अमर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे गम है जाना संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, हो जाए संग हूँ तेरे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ध्यान समझना, हमने बता ही दिया आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया काफ़ी अमर टाइप का है। अब इसे बुक में कर देखते हैं। देखो आर्की बैक्टीरिया पहले तो मोनेरा फैमिली है, तो ध्यान रखना आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये तो तुम लोग ध्यान ही कर लेना। आर्की बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा है, मोनेरा का बेटा कर लो, बेटा कहते उसको। ये क्या है? मोनेरा का बेटा है, मोनेरा का ये क्या है? बेटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या कह रहा है। यह आधाक जीवनों का समूह है, मतलब ये जीवाणुओं का समूह है जिनके लक्षण सामान्य जीवाणुओं से काफ़ी भिन्न होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन यानी म्यूरिन की नहीं बनी होती है, बल्कि प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन या तथा पॉलीसैकेराइड से की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया अत्यधिक ताप व अम्लता वातावरण में जीवित रहते हैं और जिन परिस्थितियों में यह निवास करते हैं उनके आधार पर आर्की बैक्टीरिया को 3 समूह बांटा गया है। तो मैंने बताया था आपको कि आर्की बैक्टीरिया क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि बैक्टीरिया का समूह है, जीवाणु का समूह, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, सबसे बड़ा ग्रुप है। और उसमें भी क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इसका सेल वॉल जो होता है वो म्यूरिन का बना नहीं होता है, वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का या पॉलीसैकेराइड्स का, जिस कारण से इसका लेयर जो होता है, आउटर लेयर, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि वो हद से ज़्यादा गर्मी तक को झेल जाए, ठीक है ना। और नीचे वही बात बोला जो मैंने बताया कि आपको जो मोनेरा होते हैं वो 3 टाइप पाए जाते हैं। एक आर्की बैक्टीरिया में भी होते हैं 3 टाइप, हेलोफाइल्स, थायरॉइड। इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले इसमें क्या बोला, देखो ध्यान से, इसमें कहा आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया वो अत्यधिक ताप पाए जाएंगे। तो जो अत्यधिक ताप पे पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोले थे? थर्मोएसिडोफाइल। और फिर वैसे जीव जो कि अम्लता एसिड वाले जगह में पाए जाए उसको हम लोग क्या बोले थे? हेलोफाइल्स, याद है?
इसको ध्यान रखना। ओके, और इसमें उसका नाम नहीं दिया है बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? वैसा ग्रुप जहाँ पर जो कि मोनिडा का ग्रुप है, मोनिडा का ग्रुप है बैक्टीरिया का, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर उसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है, और ये गर्म जगह पर और ये एसिडिक जगह पर दोनों जगह पाए जाते हैं, और ये गाय के गोबर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसी में आपको दे रखा है, देखो 3 नाम आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। पहला आपको आ गया मीथेन, दूसरा आ गया आपको हेलोफाइल्स, थर्ड आ गया थर्मोसिटिफाइल, आया कि नहीं आया? तब अब एक एक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मीथेनोजन क्या बोल रहा है? इस समूह में अविकल्पी ये अवयवी यानी कि ये ऑब्लिगेट एनारोबिक आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि दलदल वाले स्थानों तथा पशुओं के प्रथम र्यूमेन में पाए जाते हैं तथा किण्वन द्वारा मीथेन का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए आपको हो गया मिथेनोबैक्टीरियन, मिथेनोकोकस, रूमेनोकोकस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो आपको ये मिथेनोजेंस है उसके 3 एग्जाम्पल है, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और रूमिनेंस। और नॉर्मली होता क्या है, मीथेन आपको पाया जाता है आपको दलदली इलाका में पाया जाएगा, और ये गाय के गोबर में पाया जाता है, याद रखना। और ये एनारोबिक होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन का अपना प्रोसेस रेस्पिरेशन कर सकता है, और ये फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और ये नॉर्मली गाय की रूमेन में पाया जाता है। रूमेन होता है मतलब उसका पेट, डाइजेस्टिव मतलब कि पेट वाले भाग में। ठीक है, अगला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या है? मैंने बताया था हेलोफाइल जो होते हैं वो साल्टी एरिया में पाए जाएंगे, बट पढ़ लेते हैं। ये अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं। अत्यधिक लवण वाले जलाशयों व घोले में ये अत्यधिक संख्या में विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए हेलोबैक्टीरियम। ठीक है ना, तो याद रखना जो आपका ये हेलोफाइल्स है वो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है, लवण को ही हम लोग सॉल्टी बोलते हैं। ठीक है ना, वो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है, और वो अत्यधिक मतलब कि बोलते हैं ना जिस एसिडिक वाटर में ही पाया जाएगा, मतलब ज्वलनशील जल बोल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, लवणशील जल मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा उसमें एसिडिक वाटर होगा। ठीक है ना, हाँ एग्जांपल बोल दिया आपको, हेलोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया होता है जो कि आपका एसिड में मतलब कि एसिडिक वाटर में सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका थर्मो एसिडोफाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिताप अम्लरागी। मतलब ये विविध प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया अधिक ताप एवं लवण वाले स्थानों पर निवास करते हैं। ये गर्म सल्फर युक्त झरनों यानी कि हॉट सल्फर स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया सल्फोलोबस। क्या है सल्फोलोबस? सल्फोलोबस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपका हॉट सल्फर स्प्रिंग मैंने समझ रहा, मतलब कि हॉट सल्फर स्प्रिंग जो कि एक हद तक देखा जाए तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी गिरता है वहाँ भी जिंदा रहेगा। ठीक है, हाँ। और थर्मोसिटिफाइल तो मैंने बताया ही था, वो हॉटेस्ट प्लेस से पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बाद देखा जाए तो ये भी काफ़ी हद तक एडवांस होता है, और साइनोबैक्टीरिया बीमारी फैलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके, साइनोबैक्टीरिया दूसरा नाम होता है पीपीएलओ। क्या नाम होता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है आपको पीपीएलओ, जिसको लोग बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे आप बॉक्स में कर सकते हो। अब इसमें बोल रहा है इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बीजीए भी इसी को हम लोग मतलब इसको हम लोग बीजीए बोलते हैं, फॉरगॉट इट, इसको हम लोग बीजीए बोलते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया वास्तव में ग्राम नेगेटिव तथा प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय अथवा निवासी यानी कि कोलोनिया अथवा ये तंतुमय यानी कि फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक जीवधारियां है जो कि पहले पौधे का समूह नीले हरे शैवाल माने जाते थे।
मतलब होता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पहले हम इसे शैवाल कहते थे, मतलब कि पहले हम इसे एल्गी मानते थे, लेकिन रियल में क्या हुआ, हम लोग बाद में एक्सपेरिमेंट किए तो ये कोलोनियल और फिलामेंटस जैसा होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव होता है। तो याद है बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके, इसमें साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, तो ग्राम नेगेटिव में। याद रखना बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट बताऊंगा ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में जो मतलब देखो तो समझो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें केमिकल लिया गया और केमिकल लेने के बाद जब ग्राम पॉजिटिव में डाला गया तो उसमें क्या हुआ कि कलर चेंज नहीं हुआ, बट इसमें कलर चेंज होगा, इस कारण से ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें कलर चेंज होगा उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, गुड। अब एक एक समझते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया, सॉरी साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख करके। साइनोबैक्टीरिया का हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसको, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉर्मल मत कहो इसको, ये काफ़ी कांड फॉलो टॉपिक है, समझ रहे हो। हाँ, साइनोबैक्टीरिया क्या, देखो साइनोबैक्टीरिया वास्तव में ग्राम पॉजिटिव, मतलब सबने पढ़ लिया, ग्राम पॉजिटिव है, फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, प्रोकैरियोटिक है, और इसे हम लोग पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ये आपको एग्जाम्पल रहा, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी है, ये इसमें ब्रांचिंग होती है, इसमें फॉल्स ब्रांचिंग है, इसमें फिलामेंटस है, इसमें म्यूसिलेजिनस है, इसमें देखो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, रुक जाओ, अच्छे से आपको समझ में आएगा, फील आएगा। देखो पहले तो कोई भी जो बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका यूनिसेलुलर, ये मानते हो ना, और जब बहुत सारा सेल मिल जाता है तो बनता है आपका मल्टी सेलुलर, ये मानते हो। अब बहुत सारे सेल के मिलने से ही हम उसे कॉलोनियल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ, अब बाद में आता है सी नंबर आपका बोल रहा है तंतुमय। देखो ध्यान से एक बात याद रखना, लेट मी क्लियर, तो साफ नहीं हुआ, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, कभी कोई डंडी खिंचाओ तो नॉर्मली तुमको याद होगा बचपन में लोग किसी भी डंडी को फिलामेंट कहते थे, याद है कि नहीं याद है, एक बल्ब लगा होता था, बल्ब लगा जो तार होता है उसी पर फिलामेंट ही कहते हैं ना, कि नहीं कहते हैं, तो ये भी कुछ फिलामेंट जैसा है। ठीक है ना, ये काफ़ी हद तक पतला होता है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये फिलामेंट ही आपको आगे जाके, एक मिनट, ये फिलामेंट दिख रहा है ना फिलामेंट, ये फिलामेंट ही आगे जाके कुछ दो फिलामेंट जुड़ गया, मान लो जुड़ गया, अब ये फिलामेंट आगे जाके क्या कहलाएगा, माइसीलियम, क्या कहलाएगा, माइसीलियम। ठीक है ना, याद रखना। तो फिलामेंट को बहुत सारा जुड़ता है तो क्या बनता है, माइसीलियम। फिलामेंट को हम लोग हाइफी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफी। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब देखो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे ध्यान समझना, ये समझ गए पहला वाला, हाँ पहला समझ गए ये क्यों आया है। ठीक है, ये भी समझ गए आप कि एक कोशिका बहुकोश समझ गए, फिर फिलामेंट समझ गए, फिलामेंट मतलब एक रस्सी ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक ब्रांचिंग और नॉन ब्रांचिंग फर्क क्या होता है, देखो होता क्या है कि इसमें जो है ना दो ब्रांच आपस में जुड़े हैं, बट सही से नहीं, मैंने क्या बताया, एक सही तरीका होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक फिलामेंट है, इधर से फिलामेंट आया और इधर से फिलामेंट आया, तो ये हो गया ब्रांच। बट रियल में कोई ऐसे एक फिलामेंट हो, ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ गया तो इसको ब्रांच थोड़ी ना बोलेंगे, तो इस कारण से इसे बोला गया है फॉल्स ब्रांच। तो ये क्या है, फॉल्स ब्रांच है, ये दे रखा है यहाँ पर। ये जो छोटा सेल होता है ना, छोटा सेल म्यूसिलेज सेल जो है, ये नॉर्मली आपको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, जिसके मतलब अपना खाना बनाता है। अब ये देखो बहुत सारा फिलामेंट है, वो आपस में मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो सही मात्रा में ये असली नहीं जुड़ा है, जैसे आपको पहला नंबर ये देख लो, दूसरा नंबर ये देख लो, ये दोनों आपस में देखो ध्यान से सही मात्रा में जुड़ रखा है, ये भी देखो ध्यान से, है कि नहीं है। तो ये है आपका ट्रू वाक्य। फिर से ये भी अगर तुम देखोगे तो एक हद तक मतलब अगर साथ में देखोगे तो नहीं बनेगा ये, लेकिन ये जो आपका है, रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कंफ्यूजन करता है, आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, देखो अभी ये है एक प्रकार से देखा जाए तो ये यहाँ तो ठीक है, बट ये कौन सा तरीका है, ये सब काट दिया, यानी कि ये हो गया हमारा फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, सॉरी मतलब ट्रू होगा, क्या होगा ये, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये भी एक हद तक ध्यान रखना, ये भी क्या है, फॉल्स ब्रांच है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ठीक है,
यहाँ तक इसको नोट कर लेना, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ओके, वेट कर। ये क्या था? यदि आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस ऐड को देखना, वरना इस ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के लिए कुछ बात दे रखा है, बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस साइनोबैक्टीरिया। हमने मतलब बोल रहा परंतु पिछले 3 दशकों में कोशिका की पड़ा संरचना के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका का मूलभूत इकाई जो है, रचना जो है, वो शैवालों की अपेक्षा जीवाणु से अधिक समान होती है। अतः इन्हें अब जीवाणु का ही एक समूह माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया पहले से ही जीव है जिन्होंने अर्थ पर O2 उत्पन्न की। मतलब याद, धरती पर सबसे पहले जो है O2 का उत्पन्नता किसने किया है, तो याद रखना वो है हमारा और कोई नहीं, वो था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और यहाँ भी बोला कि जो हमारा जो सेल होता है ना, सेल, हमारा जो सेल होता है, सेल का जो यूनिट होता है लगभग ये एल्गी के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब शैवाल के बराबर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, हाँ एल्गी के बराबर। फिर इसी में बोल रहा है आपको आगे जाके धीरे धीरे समझ में आएगा कि साइनोबैक्टीरिया जो है साधारणतः देखा जाए प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जब कोई साइनोबैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद बना सकता है, बट इसमें होता क्या है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब इसका बॉडी बना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये कि साइनोबैक्टीरिया की पादपकाय सुकाय थैलस होती है निम्नलिखित, मतलब कि जो इसका जो शरीर होता है वो थैलस टाइप का होता है। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं लाइट क्यों कम हो गया था। इसमें क्या कहना चाह रहा है आपको समझ में आया? इसमें ये कहना चाह रहा है, मान लो कोई बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तो उसको लोग बोलेंगे क्रोनोकोकस। क्या बोलेंगे? क्रोनोकोकस या ग्लियोसेप्स का इस एग्जाम्पल है उसका, और या स्पाइरुलिना कहेंगे। या फिर कोई बैक्टीरिया जैसे कोलोनल शेप का हो तो उससे लोग बोलेंगे एफेनोकैप्सा या एनाबीना। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर अगर कोई बोलेगा फिलामेंटस अनब्रांच बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो हम याद रखेंगे टॉलीफॉरिक्स। या अब हम बात आता है सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या, सेल किस किस पार्ट से बना है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, उसके आता है हमारा ये साइनोबैक्टीरिया की कोशिका जीवाणु की कोशिका की अपेक्षा में काफ़ी बड़ी होती है। इनकी कोशिका भित्ति जीव द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोइड होता है। मतलब इसमें होता क्या है ना, इसमें जो उसका जीन्स होता है वो एज ए न्यूक्लियोइड फॉर्म होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो सेल सकते हो। इसका सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है या फिर म्यूसिलेज इसके ऊपर लेयर होता है जिसके वजह से वो प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। ठीक है ना, इसके अंदर एक हेटेरोसिस सेल भी होता है जो कि एक हद तक देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, ये आपका बैक्टीरियल, ये साइनोबैक्टीरिया का सेल वॉल, मतलब सेल है। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें पहले एक वैक्यूल है। अब तुमको पता होगा, आप लोग पता होगा वैक्यूल का क्या काम होता है। पहली बात, कोई बैक्टीरिया अपने अंदर वाटर स्टोर करेगा तो वो गैस वैक्यूल हो गया, गैस स्टोर करेगा। थैलाकॉइड, थैलस लाइक बॉडी होगा। फिर इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि सर्कुलर टाइप में होता है, तो सर्कुलर रखा है। फिर एक ऑयल ड्रॉपलेट होता है जिसका वो यूज़ करता है। फिर इसके अंदर ग्रेनुल्स होता है, पिगमेंट, जिसके मदद से ये कलर डिसाइड करता है कि ये कौन सा कलर होगा। ठीक है, फिर इसका म्यूसिलिनोसिड और जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। फिर है प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि इसका शरीर जो है वो प्रोटीन का बना होता है। और इसका सेल वॉल है बाहरी और सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला। इसमें कुछ नया तो था नहीं, जूनियर क्लासेस का है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ओके, इसका स्मॉल कर लेते हैं तो ज़्यादा काम आएगा। ओके, वेट, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपको आगे धीरे धीरे देखते हैं। हाँ, प्रोटोप्लास्ट कैसा होता है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, ध्यान समझना, इसको थोड़ा डिलीट किया जाए। गुड। प्रोटोप्लास्ट देखा जाए, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है पहले समझ दो। प्रोटोप्लास्ट सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उससे लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को भी साथ में लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सीधी बात बोलो ना, सेल के अंदर सारा लिक्विड जो भरा हुआ है वो प्रोटोप्लाज्म ही है। ठीक है, हाँ। अब बोल रहा है कोलाइड कोशिका द्रव्य चारों ओर से
कोशिका कला से घिरा होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक लेयर से ढका होता है। इसमें ना तो कोशिका द्रव्य प्रवाह हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकता है, और ना ही इसके अंदर कलाबंद कोशिका हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई कलाबंद हो जाएगा, मतलब कलाबंद कोशिकांग होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल वो होगा, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब होता क्या है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि अपना काम खुद कर सके। ठीक है ना, अपना काम करने कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है। इसे अपने एक सेल के अंदर सारा काम करना होगा, और इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे हम लोग जैसे कि आपको राइबोसोम पाया जाएगा। बट माइटोकॉन्ड्रिया से जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके अंदर पाया नहीं जाता है। एक हद तक ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, हाँ, जैसे यहाँ बोल दिया आपको इसके अंदर स्ट्रीमिंग, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पाया जाएगा, लेकिन कोई भी जो हमारे शरीर में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, फिर जो भी कोशिकांग होता है, वो इसके अंदर पाया नहीं जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो होता है इसके अंदर नहीं होता है। साधारण देखा है सूक्ष्मदर्शी में तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो दो पार्ट में होते हैं। उसका बाहरी परत जो होता है जिसे हम लोग क्रोमैटोप्लाज्म कहते हैं, और अंदर का जो होता है उसे हम लोग सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमैटोप्लाज्म बोलो या साइटोप्लाज्म बोलो, उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, और देखा जाए तो केंद्र तथा गुणसूत्र विकसित नहीं होता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस और जीनेटिक होता है वो सही से वेल डिफाइन नहीं होता है। बट देखा जाए तो इसका जो जीनेटिक मटेरियल है वो डीएनए वो जो होता है ना ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब कि उसके अंदर बैक्टीरिया देख रहे हो ना, इसके अंदर बैक्टीरिया देख रहे हो ध्यान से, तो इसका जो जीनेटिक मटेरियल है ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, सर्कुलर टाइप में। ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये ध्यान से देखो, ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आई थिंक आपको तो दिखा नहीं, मैं आप दिखाता हूँ, ये है। ठीक है, ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमारा जो क्रोमोसोम सेल में देखो, सेल होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेपरेट हो रखा है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, गुड। अब इसमें आगे बोल रहा है आपको, ये जेनेटिक मटेरियल के बाद बोल रहा है, इसमें इसे आरंभिक केंद्र यानी कि इंसिपिडेंट न्यूक्लियस या केंद्राव यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। सुविकसित वर्गिक लवक यानी कि क्रोमैटोफोर्स नहीं होते। इसमें क्रोमैटोफोर्स भी नहीं होते। क्रोमैटोफोर्स का काम क्या होता है, वो नॉर्मली आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बट इसमें नहीं पाया जाता है। इनके बजाय इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण पात्रक यानी कि फोटोसिंथेटिक लेमेला होते हैं, यानी कि एक लेयर हो जाता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग थाइलेक्लॉइड कहते हैं। या इसमें क्या होता है कि ये क्लोरोफिल जो हरा होता है, और ये फाइकोइरेथ्रिन जो होता है वो लाल होता है, और फाइकोसाइनिन जो होता है वो नीला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो क्लोरोफिल के कारण प्लांट ये होगा, और इसके कारण बैक्टीरिया ग्रीन होगा, और फाइकोथायरिन के कारण फाइकोइरेथ्रिन के कारण इसका जो होता है वो होगा आपको लाल होगा, और देखा जाए तो फाइकोसाइनिन के कारण ये नीला होगा। ठीक है ना, तो कोशिका का रंग जो, यही सब बात है, ध्यान रखना। कोशिका का रंग देखते हैं आगे। कोशिका का रंग जो होता है वो हरे नीले रंग का होता है। तो कोशिका द्रव, इसमें तो मैंने बताया इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, बट 70S। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो इसमें इस कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि 70S राइबोसोम के अतिरिक्त अन्य अनेक अंतवस्तुएं यानी कि इंक्लूजन जैसा ये वसा, कणिका, ये कणिकाएं व प्रोटीन कण भी होते हैं। कोशिका में गैस रिक्तियाएं यानी कि गैस वैक्यूल भी होती है, जो कोशिका को तैरने में मदद करती है। भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन यानी कि ये साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यार साइनोबैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक, मतलब इसके अंदर अलैंगिक भी नहीं, मतलब लैंगिक रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन एसेक्सुअल होगा। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल को लैंगिक कहते हैं, असेक्सुअल को अलैंगिक कहते हैं। अब उसके अंदर कैसे होगा तो याद रखना है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, फिजन और ये हार्मोगोनिया द्वारा इसका जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। मतलब अभी की तरह जानते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ओके, हार्मोगोनियम। इस फोटो को ध्यान से गौर से फोटो खींच लो, काम आएगा क्या क्या, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फर्मेंटेशन क्या है, खंडन क्या है। देखो ध्यान समझना, ज़्यादा कुछ हार्ड तो नहीं है, समझना।
देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम में तंतु यानी कि फिलामेंट द्वारा ये जलधारा में प्रवाहित से छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है तो ये तंतु में जन्म देती है। मतलब होता क्या, देखो जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना, ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आगे जाके छोटे छोटे भाग में टूट जाएंगे, फिर ये जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, ये यहाँ पे बोल रखा है। या तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो पहला आपको समझ में आया। रुको मैं एक जगह सब व्यू कर देता हूँ। जैसे पहला देखो आपको कह रहा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, ये आगे जाके छोटे 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 भाग में टूट गया, अब ये आगे जाके एक नया बैक्टीरिया बन गया। क्या बन गया, एक नया बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाद में ये फ्यूजन क्या होता है, ध्यान समझना। फ्यूजन क्या होता है, जब मान लो ये बड़ा सा अमीबा है, ये पहले आगे जाके अंदर में इसके दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर यहाँ से ये बटकर आगे जाके वापस से दो बन गया, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, टूटना। ओके, ये दो बनेगा, दो होगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर बाद में ये अंदर ही सेपरेट होगा ऐसे टूट टूट के। ठीक है, ऐसे टूट टूट के अब बाद में बहुत सारे अलग अलग डॉटर बनेंगे, डॉटर सेल। अब बाद में ये जाके एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो इसे हो गया मल्टीपल फ्यूजन, ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। बट फ्यूजन तो है ना, फ्यूजन तो टूटना। ठीक है, ओके, या तो कोई दिक्कत। अब लास्ट टाइम हमारा बोल रहा है हार्मोगोनिया क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारे पहले पढ़ लेते हैं, रुक जाओ। ओके, तो यहाँ तक कुछ था नहीं हमारे, यहाँ तक कुछ। इसमें बोल रहा था हार्मोगोनिया क्या है। देखो फ्रेगमेंटेशन समझ गए, फ्यूजन समझ गए, हार्मोगोनिया समझ गए। अब हमारा आता है इसी में आपका हार्मोगोनिया क्या होता है। हार्मोगोनिया देखो ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जीव जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है और बाद में क्या होता है वो सेपरेट होकर क्या करता है ना, हेटेरोसील से अलग हो जाता है और फिर एक नया जीव बनाए। ऐसे प्रोसेस को हम लोग हार्मोगोनिया कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो हार्मोगोनिया क्या है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जीव छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए और हेटेरोसिस्ट से अलग हो जाए और बाद में एक नया जीव बन जाए, उसे ही हम लोग हार्मोगोनिया एनिमल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल में आपको देख लो, साइनोबैक्टीरिया कुछ जो स्पोर्स होते हैं, जो इसका एग्जाम्पल आपका ये रहा। पहला है एकाइनेट्स, दूसरा है एंडोस्पोर, थर्ड है हमारा एक्सोस्पोर। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमारे लिए वो बेनिफिट कैसे है। तो पहली बात है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि भूमि में, मतलब बोलते हैं ना, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा भूमि को उर्वरकता प्रदान करता है। जैसे हो गया नॉन स्टॉक, मतलब कि जमीन के अंदर क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर वो बैक्टीरिया मिल जाता है और बैक्टीरिया क्या करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। यानी कि प्लांट खुद से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता, जिस कारण से ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट की हेल्प करते हैं। ओके, बदले प्लांट इसे फूड देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हुआ नॉस्टेक एनाबीना। फिर स्पाइरुलिना का प्रयोग भोजन मतलब कि प्रोटीन युक्त भोजन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब स्पाइरुलिना जो होता है एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका यूज हम लोग करके फूड बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्या हो, प्रोटीन हो। ठीक है, फिर कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं भारी मात्रा में, और जो लार्वा होते हैं ना मच्छर को, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिस कारण से मच्छर की आबादी कम होगी, बीमारी कम फैलेगा ना। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, बीमारी कम फैलेगा तो पैसे कम खर्च होंगे, हुए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि नहीं हुए। ठीक है, फिर बाद में आते हैं इसी में कुछ बैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया जल में जल उफान यानी कि वाटर ब्लूम बनाते हैं, जो कि वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर ब्लूम बनाकर पानी को गंदा करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जो होते हैं, मतलब कि जो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखा गया है तो इसमें कह रहा है पोषण के आधार पर मोनेरा जगत के सभी जीवधारियों के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए सारे जो मोनेरा बैक्टीरिया है, मोनेरा किंगडम है, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला देखा जाए तो पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपी में भी 2 टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपी, कीमो ऑटोट्रॉपी। दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपी में जानते हैं सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक है। तो हम एक एक कर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ से अपने लिए कार्बन भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हरे पौधे किया करते हैं। इस प्रकार इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के आधार पर उन्हें पुनः 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ से यानी कि कार्बनिक मैटर से अपना भोजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह प्लांट बनाता है। और आगे जाके यही ऑटोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब वैसा प्रोसेस खाना बनाने का, मतलब फोटोट्रॉपिक क्या मतलब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, वैसा प्रोसेस जहाँ पर प्लांट अपना खाना बनाता हो फोटोसिंथेसिस में, और वैसा प्रोसेस जहाँ पर प्लांट अपना खाना बनाने के लिए लाइट का यूज़ करते हो उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और वैसा प्रोसेस जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाने के लिए केमिकल का यूज़ करे उसे कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, हाँ। अब पहले आते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ये क्या कह रहा है? अन्य प्रकार संश्लेषी जीवधारियों की भांति ये भी CO2 का उपचयन करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसी कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। CO2 वातावरण से लेते हैं तथा हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन के यौगिक जैसे जल H2S इत्यादि से प्राप्त करते हैं। सभी साइनोबैक्टीरिया जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं और O2 युक्त मतलब कि जल मतलब क्या होता है, इस प्रक्रिया में O2 जो होता है वियुक्त होता है। ओके, हाँ, इसलिए इसे ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण यानी कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अनेक जीवाणु अन्य यौगिक जैसे H2S से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल आपका दे दिया है यहाँ पे, CO2 प्लस H2S मिलके लाइट के प्रेजेंस में शुगर और सल्फर बनाया। ठीक है, जो कि हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक समझ गए आप लोग। फोटो ऑटोट्रॉपिक में फिर आगे क्या बोल रहा है, इस प्रक्रिया में O2 विमुक्त नहीं होते हैं, अतः इसे एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु जैसे क्लोरोबियम और रनिंग में वर्णक होता है जिसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं, जो कि अन्य पौधे में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से बिल्कुल भिन्न होता है। इस प्रकार के जीवाणु प्रायः जलाशयों के पानी में गहराई पर पाए जाती है क्योंकि वहां पर O2 की मात्रा अत्यंत कम होती है तथा उपचयित सल्फर काफ़ी मात्रा में मिलती है। तो समझ में आया आपको ये बात? तो कहता क्या है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक वैसा प्रोसेस है जहाँ पर जो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, CO2 का यूज़ करके प्लांट अपना खाना बनाती है। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिस कारण से हम इसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना, बट इसी में क्या होता है कभी कभार आपको कि प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब वैसा
खाना बनाने का प्रोसेस, जहाँ पर प्लांट अपना खाना खुद बनाए और उसे ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, उसे एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल तो बता दिया, क्लोरोबियम और अर्निंग हो गया। इस बैक्टीरिया में एक क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, बोलो तो मैं इसका चार्ट बना दूं। लेट मी मेक चार्ट। मान लो ये प्लांट छोड़ो, मोड देखते हैं किसी भी चीज का न्यूट्रिशन। एक हो गया, ऐसे में नहीं, न्यूट्रिशन कम। न्यूट्रिशन मोड, ओके। न्यूट्रिशन मोड जो आगे जाके दो टाइप के होते हैं, एक फोटो ऑटो, और एक कीमो ऑटो। ओके, एक है फोटो ऑटो, एक है कीमो ऑटो। फोटो में भी दो टाइप के आपके आ जाएंगे। रुको, इसको मैं और आसान करता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। जैसे मान लो ये मोड ऑफ अच्छा तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये बन गया मोड। ये आ रहे हैं, दो टाइप में बटेंगे, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आगे दो पार्ट में बटेगा, फोटो और कीमो। ये तो हमको पता ही है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। ठीक है ना। फोटो भी आगे दो पार्ट बटेगा, एक होगा आपको ऑक्सीजेनिक, एक होगा एन ऑक्सीजेनिक। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये एक हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरह काम करते हैं। जितने भी जो जीव होते हैं वो जब अपना खाना खाते हैं तो वो खाना खाते या तो खुद बनाएंगे तो ऑटोट्रॉप्स, या दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप में तीन टाइप होते हैं, पैरासाइटिक मतलब खाने के लिए डिपेंड रहेंगे, सेप्रोफाइटिक मतलब सारे का सारा पाएंगे, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि खाने के लिए डिपेंड होने वाली बात है। अब पैरासाइटिक बीमारी फैलाता है। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक केमो ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में लाइट यूज होगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक में केमिकल का यूज होगा। और फोटो भी आगे दो पार्टे बढ़ेंगे, ऑक्सीजनेटिक एंड ऑक्सीजनेटिक। और ऑक्सीजनेटिक में ऑक्सीजन की जरूरत होगी और एनऑक्सीजनेटिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक इसको ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। ओके, और इसका फोटो भी खींचना। ओके, ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, लेट मी रीड आगे। अब इसी में नेक्स्ट आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ध्यान से समझना। इस श्रेणी में सम्मिलित जीवाणु कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थ जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन तथा लौह यानी कि फेरस आयन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं। कार्बन का स्रोत भी अकार्बनिक ही होता है। ठीक है ना। एंड रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग से अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं या कीमोसिंथेसिस कहते हैं। अनेक प्रकार के जीवाणु जैसे हाइड्रोजन जीवाणु यानी हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रिक कारक जीवाणु यानी रोग मोनेरा फैलाते हैं। तो ठीक है ना, तो याद रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
एंड जहाँ मोनेरा जगत के जीवधारियों के कुछ लाभ है, वही अनेक जीवाणु जैसे मोनेरा में मनुष्य, जंतु, पौधे में अनेक प्रकार की बीमारी फैलाते हैं। इनमें से कुछ ये रहे, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो कीमोसिंथेसिस बता दिया, प्लांट में वैसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग केमिकल का यूज़ करके प्लांट अपना भोजन बनाता हो, जिसमें आपको नाइट्रोजन, ये अमोनिया यूज़ होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है, नाइट्रेट्स यूज़ होता है और फेरस यूज़ होता है। इसमें भी कुछ बैक्टीरिया आते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया। और अब हम जानेंगे कुछ मोनेरियन जो बीमारी फैलाते हैं। इसमें सबसे पहला बीमारी होगा, 1 मिनट को, हाँ ध्यान से समझना है एक भी चीज़ को, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपको नींबू, अगर मान लो कड़क हो जाए, नींबू कैंकर। नींबू कैंकर रोग क्या होता है? नींबू कैंकर रोग में क्या होगा, ज़ैंथोफिल सिट्रोल नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि नींबू को खराब करने का काम करता है। आलू सड़ता कैसे है? तो आलू को खराब करने के पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है, आपको थोड़ा पतला करना पड़ेगा इसको, ओके, ऊपर से करना होगा, याद रखना ये। तो ये समझ में आया। आलू को खराब करने का मेन कारण क्या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसीट, ओके, क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसीट। उसके बाद है ब्लाइट पैडी, ब्लाइट ऑफ पैडी। ब्लाइट ऑफ पैडी का खराब करने का मेन कारण होता है ज़ैंथोमोनास ऑरिजे, ठीक है ना, याद रखना। अब वही देखा जाए टमाटर, आलू, तंबाकू को खराब करने के कारण, तो वो जाता है आपको स्यूडोमोनास, ये सोलेनेसरम, ठीक है। फिर है हैजा मतलब कोलेरा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ विब्रियो, ओके, विब्रियो कोलेरा। तो ये कोलेरा कौन फैलाता है? तो विब्रियो कोलेरा। फिर है आपका डायरिया। डायरिया किस कारण फैलता है? तो बैसिलस कोलाई के द्वारा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका डिप्थेरा। डिप्थेरा किस कारण फैलता है? तो वो है डिप्लोकोकस निमोनिया से। फिर है टेटनस। टेटनस किससे फैलता है? तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, इसके द्वारा बैक्टीरिया जो होता है वो वायरस, मतलब यही जो टेटनस बीमारी होता है वो क्लॉस्ट्रिडियम नाम के, टिटानी नाम के मोनेरा के कारण होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ओके। फिर आपका टीबी किसके बीमारी कारण होता है? टीबी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस, ठीक है ना। फिर टाइफॉइड किसके कारण होता है? तो टाइफॉइड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, टाइफॉइड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ साल्मोनेला टाइफी के कारण। अगर मान लो कभी के पेट में फूड पॉइजनिंग होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ होता है आपके, 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही हो गया ओवर, ठीक है ना, तो वो होता है आपको जस्ट बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के कारण। फिर मान लो लेप्रोसी नाम का डिजीज होता है, वो किसके कारण होता है? वो आपको हो जाएगा, लेप्रोसी नाम का जो बीमारी होता है, कुष्ठ रोग कहते हैं जिसे, वो होता है आपको माइक्रोबैक्टीरियम लाइपे के कारण। फिर है प्लेग। प्लेग नाम का जो बैक्टीरिया होता है, मतलब प्लेग बीमारी होता है, वो फैलाता है प्लास्ट्रोला पेस्टिस के कारण। फिर है गाइनोरिया। गाइनोरिया बीमारी होता है, वो होता है आपको नाइजीरिया गोनेरिया के कारण। और सिफेलिस बीमारी होता है, वो आपको होता है ट्रिपैनो पैलिडे के कारण, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये एक हद तक कुछ बीमारी है जो कि मोनेरियंस के द्वारा फैलाई जाती है। तो नींबू के अंदर जो फैलेगा ज़ैंथोफिल के कारण, आलू के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसीट, ब्लाइट ऑफ पैडी के अंदर फैलेगा ज़ैंथोमोनास ऑरिजे, और आलू, प्याज, टमाटर के अंदर, तंबाकू के अंदर फैलेगा स्यूडोमोनास सोलेनेसरम के कारण। कोलेरा पे फैलेगा विब्रियो कोलेरा। डायरिया के अंदर ये बैसिलस कोलाई के कारण फैलेगा। डिप्थेरा जो होता है वो ये कॉर्डिनियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण फैलेगा। और निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण फैलता है। टेटनस बीमारी फैलता है, टेटनस जो होता है वो फैलता है बीमारी जस्ट बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के कारण। टीबी फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस के कारण। टाइफॉइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। फूड पॉइजनिंग होता है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण। और लेप्रोसी बीमारी होता है वो आपको होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण। प्लेग जो होता है वो बीमारी होता है ये पेस्ट्रेला पेस्टिस के कारण। और गाइनोरिया जो होता है बीमारी होता है आपको निजेरिया गाइनोरिया के कारण। और सिफिली बीमारी होता है वो आपको होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण। ओके, तो ये सब कुछ याद रखना है आपको एक हद तक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 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 वो देख तो जहाँ से होना चाहिए वही से है। तो टिक नजर मिला, नजर तो टिक
ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को ध्यान करें, रट ले, उसको रट के मर जाए ऐसे मतलब नहीं है, बट ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लो, वरना बहाने मारते फिरोगे लेकिन कोई फायदा नहीं, दुनिया को मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर लो। ओके, दुनिया को सक्सेस चाहिए भाई, मेरे सक्सेस ला के दो, खरीद के दो, कूट के दो, लेकिन दो, और ना तुम झांटू कहलाओगे। ओके, हाँ, दुनिया है ही ऐसी, क्या कर सकते हो, बकचोद एक नंबर की, उसको मतलब ही नहीं है आप कैसे हो, नहीं, उसको मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हो, सक्सेस हो तो आप सच बोल रहे हो, अदरवाइज आप झूठे हो सारे, तुम और कुछ नहीं। दुनिया में एक ही, देखो दुनिया में एक ही तो मेहनती इंसान है, वो है हमारे मुकेश अंबानी, और कोई मेहनत थोड़ी ना है। बात ऐसा नहीं है मुकेश अंबानी मेहनती है, बात ऐसा है मेहनती सभी लोग हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करके कुछ बन जाते हैं तो उनका मेहनत आगे जाके वो उनका इज्जत होता है कि हाँ भाई इसने मेहनत किया। लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे फिर बोलोगे मैंने मेहनत किया तो झांट बराबर इज्जत मिलेगा। ठीक है, तो कीप फोकस ऑन योर गोल। ओके, गुड। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। मोनेडा के बारे में हमने पढ़ लिया, मोनेडा के बारे में बहुत चीज़ को पढ़ा, ज़्यादा कुछ तो पता नहीं। मोनेडा के बारे में हमने पढ़ा कि मोनेडा जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल मेंबर है बैक्टीरिया का। मोनेडा जो था बीमारी फैलाता है, कुछ कुछ करता है, और ये बहुत चीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। ओके, अब प्रोटिस्टा में क्या बोल रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा में कह रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा शाब्दिक अर्थ है जो कि सर्वप्रथम द वेरी फर्स्ट, वास्तव में मतलब कि सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आया था। ठीक है ना, तो सबसे पहला वर्ड जो है धरती पर जो है प्रोटिस्टा आया था। प्रोटिस्टा इन द सेंस फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, मतलब दुनिया में सबसे पहले क्या आया था? वो प्रोटिस्टा ही आया था, ऐसा कहना है इसका। ठीक है ना, वास्तव में प्रोटिस्टा नाम से अलग जंतु की कल्पना का सुझाव सन 1886 में जर्मन प्राणी शस्त्रवी E.H. हैकल ने उन जीवधारियों के लिए दिया था जो ना तो स्पष्ट तौर पे पौधे हैं ना तो जंतु, दोनों के लक्षण प्रदर्शित हो। तो प्रोटिस्टा को ऐसे वैसा ग्रुप में डाला गया। देखो धरती बहुत ऐसे जीव है जो ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, वैसे जीव को हमने प्रोटिस्टा में डाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको ध्यान रखना। तो धरती पर वैसे जीव जो कि ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, उसको हमने किस ग्रुप में डाला? तो वो हमारा होगा प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा इन द प्रोटोजोआ। ओके, हाँ, प्रोटोजोआ मेटाजोआ दोनों होगा, बट प्रोटिस्टा पहले आया। ठीक है ना, हाँ। ओके, अब बोल रहा है, हाय तौबा 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 तौबा। प्रोटिस्टा जगत में जो जितने भी जीव है वो सब एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, मुख्यतः जलीय जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इन जीवधारियों का कोशिकीय संगठन अति सरल होता है। पादपों एवं जंतुओं दोनों एक प्रकार की जीवधारियों की जीवन पद्धति जगत में विभिन्न जीवों को देखने में से को मिलती है। ये प्रोकैरियोटिक मोनेरा बहुकोशिकीय पादप जंतुओं कवकों के मध्य संयोजन यानी कड़ी कनेक्टिव लिंक है। ठीक है ना, मतलब ये क्या करता है? ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों के बीच क्या है? कनेक्टिव लिंक है। ओके, हाँ, तो ये जो कनेक्टिव लिंक किसके बीच का है? तो याद रखना, मतलब ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच का। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत में जीवधारी पृथ्वी की बहुकोशिकीय जीवधारियों से पूर्व प्रकट होती है, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा यानी कि सर्वप्रथम जीव कहा जाता है। ठीक है ना, तो धरती पर सबसे पहले जो है एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव में सबसे पहले जो आया था वो और कोई नहीं था, वो प्रोटिस्टा ही था। और प्रोटिस्टा को हम लोग कनेक्टिव लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, गुड। तो प्रोटिस्टा का समझ में आया? प्रोटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले कौन आया था? प्रोटिस्टा आया था। वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स है, वाटर में पाया जाता है, और ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है। ये धरती के में सबसे पहले आया, जिस कारण से धरती का सबसे पहला जीव भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे कुछ गुण जान लो। जनरल कैरेक्टर यानी कि GC GF कह दो। ओके,
GF जनरल फीचर, GC जनरल कैरेक्टर। गलत समझा तो चाटा पड़ेगा, ठीक है। हाँ, गलत कोई नहीं समझेगा। ओके ओके, तो हम लोग पढ़ लिए प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो प्रोटिस्टा क्या है आपको समझ में आ गया। प्रोटिस्टा क्या है देखा जाए ध्यान से, तो प्रोटिस्टा जो है धरती पर आने वाला सबसे पहला जीव है। और ध्यान से देखा जाए तो धरती पर ही नहीं पहले आने वाला जीव, ये पूरे मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है उसमें सबसे पहले इसी को माना गया है। और ये जो होता है यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। और ये वाटर में पाया जाता है, इसलिए और तो और इसे हम लोग यूनिसेलुलर मतलब होता है ना, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड प्लांटी। इसमें देखा जाए एल्गी नहीं होता है, पहला होता है मोनेरा फिर प्रोटिस्ट। मोनेरा हो गया, फिर आपका हो गया फंजाई, फिर प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपके वो ग्रुप है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा, ठीक है। अब इसी के कुछ जनरल कैरेक्टर है। जनरल कैरेक्टर मतलब इसे कुछ गुण है, इस गुणों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब सामान्य भी लक्षण। ओके, तो इसमें बोल रहा है अधिकांश प्रोटिस्ट जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोट सूक्ष्म जीव है एवं कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के द्विगुण की स्पष्ट भूमिका है, यानी कि क्रोमोसोम मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, पहले में ये कह रहा है कि जितने भी जो प्रोटिस्टा है वे सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ जो होते हैं इसमें क्या होता है, कुछ कोशिका मतलब मैक्सिमम कोशिका में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटिस्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब कि कुछ प्रोटिस्टा में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो अपना खाना खुद बनाएगा, लेकिन कुछ जो होते हैं वो परभक्षी होते हैं, कुछ जो होते हैं परजीवी होते हैं और कुछ मृतजीवी होते हैं। मतलब बोल रहा है परपक्षी मतलब होता है वैसे जीव जो होलोजोइक हो। होलोजोइक मतलब हम लोग हो गए, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने खाने को मतलब कि सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। हाँ, और इसी में बोल रहा है परजीवी मतलब होता है वैसे जीव जो किसी और के ऊपर से खाना पाके उसके अंदर बीमारी फैलाते हो। फिर है उसके बाद कुछ ऐसे जीव है जो कि मृतजीवी होते हैं, मतलब वैसे जीव जो कि सड़े गले जगहों पे उगाते हो। अब अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक इत्यादि कोशिकांग पाए जाते हैं तथा कोशिकाएं कोशिका कला द्वारा घिरी रहती है। इनमें राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार के पाए जाते हैं। तो मतलब बोल रहा है कि जो ये प्रोटिस्टा होते हैं ना, इस प्रोटिस्टा के अंदर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया और मतलब न्यूक्लियस तीनों ही पाए जाते हैं। और इसका जो आउटर लेयर होता है वो कोशिका कला द्वारा बना होता है, ठीक है ना, याद रखना। ओके, फिर इसी में आगे बोल रहा है कि ये जो होता है ना, ये जो प्रोटिस्टा है वो 80S राइबोसोम अपने अंदर रखता है, ठीक है। हाँ, और होता क्या है इसमें प्रोटिस्टा जो होता है, अगला ने बोल रहा है अलैंगिक प्रजनन खंड, यानी कि बाइनरी फ्यूजन, एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन, जैसे या फिर बहुखंडन यानी मल्टीपल फ्यूजन। देखो मैंने बताया था पिछले क्लास में कैसे जो मतलब ये जो जीव होते हैं प्रोटोजोआ वो एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन या फिर एसेक्सुअल मल्टीपल फ्यूजन द्वारा डिवाइड करते हैं। जैसे आपको अमीबा को जानते हो, कभी देखा है अमीबा को? नहीं देखा है, फिर देख लो। मेरा तो काम ही है बकचोदी करना, बार बार आपको बताता रहना, खुद तो कुछ याद रखना नहीं है आप लोग को। तो मान लो ये आपका अमीबा है, ओके, इसमें ये न्यूक्लियस है। कभी कभी ये बाद में बड़ा होने का कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा। अब फिर बड़ा होने के बाद एक पार्टिकुलर टाइम के बाद इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएगा। फिर बाद में 20 से डिवाइड होके आगे जाके 2 डॉटर्ड अमीबा बनेगा। अब वो आगे जाके एक नया जीव बनेगा जिसे हम लोग बाइनरी फिश कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक अमीबा जो था वो टूटकर आगे जाके 2 पार्टों में, एक अमीबा 2 पार्टों में टूटकर आगे दोनों पार्ट एक नया जीव बन गया, उसे हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, ओके। कभी कभी क्या होता है, मान लो फिर से अमीबा आ गया, इस अमीबा में एक न्यूक्लियस नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में तो एक होते हैं,
बट धीरे धीरे बहुत आ जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो मौसम होता है ना वो एक प्रकार का इसके एग्जिस्टेंस लायक नहीं होता, तो यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जिस कारण से अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्मेशन होंगे। कुछ दिख रहा है ये, इस तरह न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियर फॉर्मेशन होगा, ऐसे फॉर्मेशन होगा, ओके। हाँ, फिर एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, 1 मिनट सॉरी, ये पता नहीं कैसे हो गया। ओके, हाँ ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, अब ये फट जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अब फटने के बाद इसके अंदर से छोटे छोटे जो पार्ट जो अलग हुए थे वो अलग हो जाएंगे। दिख रहा है, ये सारे छोटे पार्ट है जिसका न्यूक्लियस पाया था, वो सब अलग होके आगे जाके एक नया जीव बनाएंगे अलग अलग, जिसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बनते हैं। मतलब एक अमीबा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बने, बाद में फट के बहुत सारे छोटे छोटे जीव बने, और छोटे छोटे जीव आगे आगे एक नया जीव बनता है, जिसको लोग मल्टीपल फ्यूजन बनते हैं। और मल्टीपल फ्यूजन में बहुत सारे अमीबा बनते हैं, और बाइनरी फ्यूजन में 2 अमीबा बनते हैं, ठीक है। डिड यू गेट माई पॉइंट? गुड, थैंक्स। समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा आपने काम किया है, हर कोई थोड़ी ना कर सकता है ये काम, सबके बस की थोड़ी ना होती है इतना पढ़ना पढ़ाई करना, ओके, सबके बस की नहीं है इतना पढ़ना। गुड, अब आगे देखते हैं, या तो समझ में आया आपको? अब देखा जाता है इसमें लैंगिक प्रजनन जो होता है वो युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी अर्थात 2 केंद्रक के फ्यूजन द्वारा होता है, परंतु इसके साथ ही अंतर्ध सूत्री ये विभाजन मियोसिस भी परामर्शक होता है, ताकि गुणसूत्र की संख्या घटकर मूल संख्या के बराबर लाई जा सके। अतः मतलब अंतर्सूत्री विभाजन युग्मक संलयन से पूर्व या बाद में हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है सिनगैमी प्रोसेस के द्वारा। सिनगैमी प्रोसेस समझते हो ना, मेल जिस मेल में सेक्स होता है वैसे टाइप में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, जिसमें उसका न्यूक्लियस उससे फ्यूज होगा, उसका गैमेट उससे फ्यूज होगा, बाद में आगे नया जीव बनेगा जिसको हम लोग माइटोसिस के द्वारा वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। फिर अगला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा। ध्यान से देखोगे तो प्रोटिस्ट देखो, प्रोटिस्ट जगत के जीवधारियों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होते हैं और कोशिका चारों ओर से कोशिका कला द्वारा घिरी होती है। युग्लिना में कोशिका कला चारों ओर से एक प्रत्यक्ष यानी इलास्टिक झिल्ली होती है। सभी कोशिकांग केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों ओर से स्पष्ट झिल्ली से घिरी होती है। अनेक प्रोटिस्टा में प्रचलन के लिए कशाभिका या पक्षाभ ओके ये कशाभिकाएं की संरचना भी होती है, ओके। मतलब कि होता क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो कह रहा है जितने प्रोटिस्टा होते हैं वे सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब साइज में थोड़ा समझ रहे हो ना, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होते हैं। और थोड़ा खासकर देखा जाए तो युग्लिना एक ऐसा जीव है जिसका शरीर जो होता है वो इलास्टिक टाइप का होता है। इसके अंदर ये सारे जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। और तो वे भी चीज़ पाया जाती है जिसमें झिल्ली पाई जाती है, तो मेम्ब्रेन पाया जाता हो, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, ये प्रोटिस्टा जो होते हैं इसके अंदर कशाभिका पाया जाता है, मतलब कि बहुत सारे वो क्रोमैटिस पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, और तो मैंने पिछले का बताया ही था आपको, मतलब N+2 अरेंजमेंट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ फिर से क्या होता है। ये सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि N+2 क्रम में विन्यास होती है, जो यूकैरियोटिक जीवों के कशाभिका का मुख्य लक्षण है। कुछ प्रोटिस्ट में भोजन के अंतर्गत वह अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। मतलब समझ में आता है कि इसमें क्या होता है, इस जीव के अंदर N+2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं जो कि आगे जाके मतलब कुछ लक्षण दिखाते हैं, मतलब इसका कुछ सिम्टम भी होता है बीमारी का, ठीक है। और तो और ये अपना जो वेस्ट होता है ना वो शरीर से बाहर निकालते हैं, किस फॉर्म में, तो वो अनवांटेड फॉर्म में, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि बोलते हैं ना सारे जो अपने वेस्ट को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, तो वो
अनवांटेड पदार्थ के थ्रू। ओके, अब बोल रहा है इसी में रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट कैसे होता है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इट मीन्स कैसे प्रोड्यूसर होता है, अपने संतान को आगे बढ़ाता है, मतलब कैसे बच्चे को देता है, ठीक है। देखा जाए प्रोटिस्ट जगत में के जीवधारियों में अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार की प्रजनन विधि पाई जाती है। मतलब कि ये जो जीव होते हैं इसके अंदर सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रोसेस पाई जाएंगी। सेक्सुअल में क्या होता है याद रखना, सेक्सुअल में देखा जाए तो यह विखंडन या पुट्टी सिस्ट बनाती है। मतलब मैंने बताया था ना, इसके अंदर क्या होता है, ये जो जीव होते हैं ये टूटकर बहुत सारे जीव में बन जाएंगे और इसके बाहर एक लेयर होता है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, ठीक है। अम्बिया के बाहर जो लेयर है उसके बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। फिर खंडन हो गया, विखंडन जानते हैं, उसको टूटना होता है, फ्यूजन कहना, जो मैंने बताया था। ये जो एक जीव है वो टूट के अनेक पार्टों में बढ़ गया, 2 पार्ट बढ़ेगा तो बाइनरी फ्यूजन, बहुत सारा बनेगा तो मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। इसी को रीड कर लेते हैं। रीड में क्या क्या बोल रहा है, इस प्रकार के जीवधारियों 2 या अधिक एक समान भागों में खंडित हो जाते हैं। यदि 2 भाग में विभाजित हो तो यह द्विखंडन कहलाएंगे, और इसके विपरीत यदि कई भागों में विभाजन हो तो यह बहुखंडन यानी मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। विखंडन की क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। फिर अगला है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो मैंने बताया ही कभी कभी क्या होता है, जो जीव होते हैं वो छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बाद में वही वो स्पोर जो होता है वो जाके एक नया जीव बने, उसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है लाइंस में, बीजाणु निर्माण में कह रहा है स्पोर फॉर्मेशन में कुछ प्रोटिस्ट में एक विशेष संरचना बीजाणु यानी स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। इस बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं, मतलब इस स्पोर में क्या होता है, स्पोरेंजिया बनता है। आगे चलकर ये बीजाणुधानी फट जाती है, बिल्कुल अमीबा की तरह, जैसे मैंने बताया था अमीबा की तरह फट जाती है और बीजाणु मुक्त होकर एक नया कोशिका बनाते हैं, और तब जाके वो नया कोशिका आगे जाके एक नया जीव बनता है, जिसे कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, मल्टीपल फ्यूजन की तरह ही कुछ है, ये ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। फिर है अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन। मतलब कि सेक्स करने के दौरान मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होगी और इसमें गैमेट बनेगा। ओके, गैमेट मिलके जाइगोट बनेगा। ओके, अब कहना क्या चाह रहा है कि पढ़ते हैं हम लोग, यह कोशिका अथवा युग्मक संलयन यानी कि गैमेट फ्यूजन एवं जाइगोट बनने की विधि द्वारा होती है। अनेक प्रोटिस्ट अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा ये प्रोटिस्ट अगुणित यानी कि n प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। एक नर व एक मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित 2n कोशिका यानी कि युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। इस युग्मज में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो मियोसिस में क्या होता है याद रखना, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जरूरत होती है, जिसके द्वारा गैमेट बनता है और गैमेट आगे जाके जाइगोट बनता है। और इस केस में क्या होता है, कभी कभी जो होता है मतलब कि बोलते हैं ना हैप्लॉइड बनता है और कभी कभी डिप्लॉइड बनता है। हैप्लॉइड कब बनेगा याद रखना, हैप्लॉइड बनता है मियोसिस में और डिप्लॉइड बनता है आपका माइटोसिस में। मतलब कि माइटोसिस में क्या होगा ना, सेम मियोसिस में सेम रह जाएगा और माइटोसिस में हाफ हो जाता है। माइटोसिस में n कंडीशन, मियोसिस में 2n कंडीशन, ठीक है। फिर है द्विगुणित प्रोटिस्टों यानी कि डिप्लॉइड प्रोटिस्ट में उनकी द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 गुणित हैप्लॉइड गुण युग्मक उत्पन्न होते हैं और इन अगुणित युग्मक के फल संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित जीवधारू का जन्म होता है। मतलब होता क्या है, ये आगे जाके ऐसे प्रोटिस्टा जो होते हैं, डुप्लीकेट प्रोटिस्टा जो होते हैं, वो आगे जाके 4 हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं और वो 4 हैप्लॉइड गैमेट जो होता है आगे जाके एक नया जीव का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग डिप्लॉइड प्रोटिस्ट कहते हैं। अब कुछ प्रोटिस्ट के टाइप भी होते हैं, जैसे पहला हो गया आपका, एक होता है फोटोसिंथेटिक मतलब कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, एक होता है स्लाइम मॉल्स, एक होता है प्रोटोजोआंस प्रोटिस्ट। ओके, तो पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक से मतलब खाना बनाने वाला। तो वैसा प्रोटिस्ट जो अपना खाना खुद बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोटिस्ट बोलेंगे।
और वैसे जो एल्गी होंगे उसे लोग प्रोटिस्टियन एल्गी कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है फोटोसिंथेसिस में ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल है जिन्हें प्रोटिस्ट शैवाल या फिर प्रोटिस्टियन एल्गी कहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। देखो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो और कोई नहीं, वो प्रोटिस्टियन एल्गी ही है। वो एक प्रकार का एल्गी है जो कि अपना भोजन खुद बना सकता है। इसके अंदर ये हिम्मत मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, ठीक है ना। इनमें क्लोरोफिल, यहाँ ध्यान से देखो, हाँ इसमें क्या बोल रहा है, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये पादपों के अनेक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वैसे तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रोटिस्ट संघों में पाई जाती है, परंतु इनमें से 3 है, जैसे कि घूर्णी कसाब, डायनोफ्लैजिलेट, यानी कि घूर्णी कसाब इन द सेंस मतलब दोनों ही नाम है इसका, डायनोफ्लैजिलेट है, डायटम्स है, यूग्लिनॉइड है, ठीक है। तो ये याद रखना कि नॉर्मली क्या होता है कि जो इसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है और इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, और तो और देखा जाए तो इसमें कोई अलग अलग टाइप के प्रोटिस्ट के ग्रुप भी है। जैसे कि याद रखना कुछ इस जो प्रोटिस्टियन एल्गी है या फोटोसिंथेटिक एल्गी जो है या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है, इसके अंदर 3 टाइप आते हैं, जिसके अंदर डायनोफ्लैजिलेट और डायटम्स आते हैं, ठीक है ना, यूग्लिनॉइड्स। ओके, इसको याद रखना, ठीक है, गुड। ओके, अब एक एक करके हम जानते हैं। पहला है अ में बोल रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही औकात से ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी का इतना औकात है नहीं, तो इसने अपना औकात दिखा दिया है। पता है किस महान व्यक्ति ने ये बुक लिखा था? आई होप वो जिंदा हो तो मेरी तरफ से उसके लिए सलामी। इतना लंबा बुक कौन लिखता है? भगवान जाने, भगवान जाने। इससे तो मॉडर्न एबीसी को मात दे दिया। हाँ, तो डायनोफ्लैजिलेट क्या है? ये एक कोशिकीय कशावी प्रोटिस्ट होते हैं जिनकी कोशिका में भोज्य पदार्थ का संचय स्टार्च या ऑयल के रूप में होता है। ये प्रायः भूरे लाल रंग के होते हैं क्योंकि इनके अंदर ज़ैंथोफिल नामक क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, हाँ, इनकी कोशिका के मध्य में अनुप्रस्थ खांच यानी ट्रांसवर्स ग्रुप होती है जिसे ग्रिडल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? ग्रिडल कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो कि प्रायः ये आर्मरस यानी कि कवच जैसी होती है। इन कवचुमा प्लेटों वाले डायनोफ्लैजिलेट को कवची डायनोफ्लैजिलेट यानी कि आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। चल मोटाइल डायनोफ्लैजिलेट, ओके, हाँ, तो चल मोटाइल डायनोफ्लैजिलेट मतलब कुछ जो होते हैं मोटाइल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं। मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। मोटाइल डायनोफ्लैजिलेट में प्रायः दो कोशिकाएं, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, कशाभिकाएं पाई जाती है। ओके, एक कशाभिकाएं के लंबवत जिसे सल्कस कहते हैं और दूसरी कोशिका भित्ति है की खींच में स्थित है जिसे क्या बोलते हैं? सिंग्युलम और एन्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना। ओके, तो इसमें क्या कहा, ये पॉइंट को समझो। इसमें ये कह रहा है कि डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात उसके अंदर बहुत सारे कोशिका मतलब बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, जिसमें आपको स्टार्च का लेयर हो गया, ऑयल पाया जाता है, और तो और ये लाल इस कारण से होते हैं क्योंकि इनका ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इसके अंदर ट्रांसवर्स ग्रुप पाया जाता है या सेलुलोज पाया जाता है, जिसको हम लोग एनॉर्मस टाइप के होते हैं, जिस कारण से इसे हम लोग अमॉर्मस डायनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं या मोटाइल डायनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। इसके बाहर जो लेयर होता है वो होता है सल्कस और सिंग्युलम या फिर इसी को हम लोग एन्यूलम कहते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है इसी में क्या बोल रहा है आगे जाके, अनेक डायनोफ्लैजिलेट जैव संधि प्रदीप्त यानी कि बायोलुमिनेसेंस प्रदीप्त करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं। रात्रि के समय में ये विशाल संख्या में चमकते हैं जिसके फलस्वरूप समुद्र की सतह जलते हुए अंगारों के समान दिखाई देने लगती है। इसी कारण इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फायर एल्गी।
ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एक हद तक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके हाँ, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि समुद्र जो होता है वो लाल लाल या कुछ चमकता जैसा दिखता है, तो वो किसके कारण होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एल्गी के कारण। एल्गी में भी किसके कारण? तो याद रखना प्रोटिस्टा का कारण। प्रोटिस्टा में भी किसके कारण? तो याद रखना डायनोफ्लैजेलेट के कारण। और डायनोफ्लैजेलेट में किसका क्या होता है जिस कारण से लाल दिखता है? तो कारण होता है ज़ेंथोफिल पाया जाएगा। तो याद रखना बायोल्यूमिनेसेंस मतलब होता है चमकना, तो समुद्र जो चमकता है उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये नॉर्मली हमारा फायर एल्गी के कारण होता है या फिर हमारा डायनोफ्लैजेलेट के कारण होता है। ठीक है ना, मतलब ये इसी को हम लोग आगे जाके डायनोफ्लैजेलेट को हम लोग फायर एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि फायर का चमकता है ना, इसलिए कहते हैं। नाम में क्या है, कुछ आंटू झाटू नाम दे दो, साइंटिस्ट दिया तो जिंदाबाद, हम दिए तो कुत्ताबाद। क्या हुआ? साइंटिस्ट दिया तो जिंदाबाद, तू दिया तो झाटूबाद। इसलिए कहते हैं पढ़ लिख लोगे तो तुम चूतिया वाला की बात बोलोगे तो तुम्हारा बात की इज्जत होगा। अगर तुम नहीं पढ़ लिख रहोगे तुम्हारा काम का बात भी लोग को छांट समान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप मेरा बात समझ में आया होगा। तो झाटू बनना है कि साधु बनना है? साधु लोग जानते हो ना, झाटू लोग, हालांकि वो लोग, उन लोग का नॉलेज तो झाट रहा होता है, लेकिन साधु को इज्जत ना क्यों मिलता है? क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं ना, लोग उनको मान चुके हैं। तो तुम भी कोई ऐसा काम करो कि लोग आपको माने, उसके बाद तुम्हारा झाटू बात भी लोग को अच्छा लगेगा। तो कोशिश करो कि आगे बढ़ने का। एक बार सक्सेस हो गया तो आपका आंटू झाटू बात भी लोग को उसमें अच्छा ही दिखेगा। आप बकवास बात बकचोदी भी करोगे तो उसको उसमें कुछ लॉजिक ढूंढेगा, वो तारीफ करेगा कि हाँ नहीं भाई बात तो सही बोल रहा है ये, ऐसा वैसा। ठीक समझ रहे हो ना? तो इसलिए पढ़ाई ध्यान दो, दैट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तुमने क्या पढ़ा इसमें? इसमें हमने पढ़ा आर्मर्ड, मतलब डायनोफ्लैजेलेट के अलग नाम है, आर्मर्ड डायनोफ्लैजेलेट, ये मोटाइल डायनोफ्लैजेलेट, बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लैजेलेट, या फायर एल्गी बोलो, या इसी को हम लोग आगे जाके प्रोटेस्टेंट एल्गी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ट्रांसवर्स ग्रुप है, सेलुलोज है, आर्मरस है, ये क्रिडाइल होता है, मोटाइल होता है, इसके अंदर लेयर होता है दो गो, सल्कस और सिंगुलम या एन्युलस। ठीक है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस के साथ चमकता रहता है। ठीक है, इस कारण से फायर एल्गी भी कहते हैं। ओके, अब इसी में आता है आगे जाके गोनियोलक्स व कुछ अन्य डायनोफ्लैजेलेट समुद्र में बड़ी तादाद में फैले होते हैं, जिससे सारा समुद्र लाल दिखता है। ठीक है ना, इसे लाल ज्वार या रेड टाइड कहते हैं। जनन मुख्यतः अलैंगिक होता है। अलैंगिक जनन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा होता है, और लैंगिक जनन बहुत कम या जाइगोटिक मेटाजोआ द्वारा होता है। तो जाइगोटिक मेटाजोआ द्वारा ही इसका जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। मतलब मेटाजोआ रिप्रोडक्शन मतलब होता है मल्टी सेलुलर टाइप का। ठीक है ना, तो मल्टी सेलुलर टाइप का जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो 9 टाइप का होगा। ठीक है, इसके अंदर होता है बाइनरी रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फिजन होगा। ओके, यानी कि आगे जाके वो जीव 2 भागों में टूटेगा, फिर 2 भाग आगे जाकर नया जीव बनेंगे, फिर वो 2 भाग आगे अलग अलग 2 भाग टूटेगा, फिर वो जाके एक नया जीव बनेगा। ऐसे करते करते अपना आबादी बढ़ाएगा। ठीक है ना, और अपना बकचोदी भी करेगा। ठीक है ना, ये ऐसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लो, एक जीव है अमीबा, ये क्या बकचोदी करना पड़ेगा आपको। मेरा बकचोदी समझ में आ रहा है? पहला बकचोदी ये रहा, जिसमें क्या हुआ कि ये पहले का अमीबा है, अभी ये क्या है? इट्स अमीबा। अमीबा क्या हुआ आगे जाके? अब ये हो गया औकात से बड़ा, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ गया, और ये टूट कर आगे जाके 2 अलग अलग डॉटर से बना। फिर ये आगे जाके बड़ा होगा, और फिर ये आगे जाके बड़ा हो गया औकात से बड़ा, अब फिर ये आगे जाके 2 पार्टों में टूट जाएगा। समझ रहे हो ना बात? ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट टाइम तक अपने बेबी को जन्म करेगा। ठीक है ना, ये 8 नहीं लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट पे फ़र्क होता है। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। अब आगे देखते हैं। टुडे मतलब इनफ आज के लिए नहीं है, अभी तो पूरा ही पढ़ना है। अब गोनियोलक्स के बारे में बताया मैंने। गोनियोलक्स देखो, समुद्र में जो होता है ये पूरा जो काम होता है वो डायनोफ्लैजेलेट द्वारा होता है।
लेकिन डायनोफ्लैजेलेट में भी कौन है बैक्टीरिया, तो कौन है, वो है कौन जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में है, जिस कारण समुद्र चमक रहा है, तो वो है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स के कारण ही बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उसके अंदर रेड वो केमिकल, मतलब उधर रेड टाइप का वो समुद्र को करता है, और जिस कारण से होता भी रेड क्यों, क्योंकि गोनियोलेक्स कुछ ज़्यादा ही औकात से ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पहली बात कि जब हमारे समुद्र में बड़ा बड़ा ज्वार भाटा आता है, मतलब कि लेयर उठता है बड़ा बड़ा, तो उस टाइम वो कुछ ज़्यादा ही सुनहरा दिखता है। आई होप आपने देखा होगा, ये नहीं देखा होगा तो लेट मी शो यू, वेट, लुक एट दिस, यही आपका वो दिख रहा है आपको ध्यान से। लेकिन असल में इस कारण से ही यही जो डायनोफ्लैजेलेट में जो गोनियोलेक्स जो होता है, वो गोनियोलेक्स क्या करता है, यही हमारा क्या प्रकार का गोनियोलेक्स है, क्या है, पूरे समुद्र को बिल्कुल गोनियोलेक्स, याद रखना, ठीक है ना। दिस इज आवर गोनियोलेक्स, इस कारण समुद्र क्या होता है, लाल होता है, ठीक है ना। या तो कोई दिक्कत, यह सब आपने देख लिया ना। आप जानते हैं कि कई बार समुद्र फील आया, बड़ा हिस्सा लाल रंग का हो जाता है, ऐसे ही फील आता रहेगा, तो आप भी लाइक करते रहो ताकि हमको फील आ जाए। लेकिन ओके, तो मज़ा आया, अब मज़ा आया तो इसको भी देख लो। यही वो सारे आपके ये गोनियोलेक्स के कुछ डायनोफ्लैजेलेट कुछ टाइप्स है, जैसे ए अलग है, ए में देखो कुछ अलग लॉन्गिट्यूडनल टाइप का निकल रखा है, इसमें देखो अलग टाइप का निकल रखा है, फिर इसमें ABC में ये अलग अलग टाइप के वो दे रखे हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस चीज़ों को ध्यान से समझो, समझ में आएगा। तो कह रहा है ए में जो है उसको वाले बोलते हैं जिम्नोडीनियम, क्या बोलते हैं, जिम्नोडीनियम, और बी से जो डी तक है उसको हम लोग साथ में बोलते हैं पैराडीनियम, क्या बोलते हैं, पैराडीनियम। तो ये है आपका जिनोडीनियम ए, अब बी से डी तक जो है उसको बोलते हैं पैराडीनियम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके, अगर समझ में आया। पहली बात को जो ए नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोडीनियम, क्या बोलते हैं, जिम्नोडीनियम। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोलते हैं, डीनियम, इसको बोलेंगे जिम्नोडीनियम। अब बी से लेके जो डी तक है उसको हम लोग बोलते हैं साथ में पैराडीनियम, क्या बोलते हैं, पैराडीनियम। और बाकी जो आपका ई से लेके जी तक जितने भी है उन सबको हम लोग बोलते हैं साथ में, ई से लेके जी तक जितने भी है उनको हम साथ में बोलते हैं स्टाइलोडीनियम, क्या बोलते हैं, स्टाइलोडीनियम। ओके, इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। कट, हाँ, अब डायटम्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, डायटम्स के बारे में जान लेते हैं, और ये भी जानता कि ए में जो है उसमें आपका स्ट्रक्चर जो था वो आर्मर्स टाइप का होगा। आर्मर्स समझते हो ना, आर्मर्स ये ऊपर लिखवाया था मैंने, देखो ये रहा आर्मर्स। आर्मर्स का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक लेवल कवर जैसा होगा। फिर इसमें जो ई से लेके जी तक का प्रोसेस है वो एसेक्सुअल स्पोर बनता है, देख रहे हो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब डायटम्स के बारे में जानते हैं, डायटम्स क्या होता है, ध्यान से समझना डायटम्स क्या होता है। मैं थोड़ा थक जाता हूँ इस कारण से थोड़ा धीरे बोलता हूँ, बट आपको फील तो आ रहा है नहीं इस बार तो नेक्स्ट लेवल का फीलिंग आ रहा होगा, है कि नहीं, सुकून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अब इसी में बोल रहा है आपको डायटम्स क्या है। तो डायटम्स पहले समुद्र में पाया जाता है, ये बात आप बहुत ध्यान रखना। और डायटम जो होता है समुद्र में फ्लोट करता रहता है, ठीक है ना, याद रखना। और कभी कभी समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में डायटम बढ़ जाता है, जिस कारण इसको डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। ये हमारी रही बात है। अब लाइन को एडिट कर लेते हैं। देखो जहाँ भी आपको फाइटो दिखे ना, फाइटो में समझ जाना प्लांट, ओके, और कोई ज़्यादा बकचोदी की बात नहीं है, लाख बकचोदी करे बट आप समझ जाना फाइटो मतलब प्लांट, ओके। हाँ बस प्लांट तो रिलेटेड तो होगा, फाइटो प्लांट के लिए वर्ड ही आया है बायोलॉजी में, जहाँ फाइटो आया वहाँ प्लांट ना इम्पॉसिबल है। इंग्लिश गलती हो सकता है भाई मेरे, बट बायोलॉजी नहीं, समझे बात मेरा। तो डायटम्स क्या है, बोल रहा है डायटम जो है ये एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, अकाशिका भाई, क्या लिखा हुआ है, अक्षाभिकी, ये अक्षाभिकी यानी सुनहरे पीले से वाले होते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं ना, ये डायटम जो होते हैं वो एक प्रकार के यूनिसेलुलर और
अकाशिकीय मतलब कि, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको डायटम्स रियल दिखाता हूँ, रुको। दिस इज योर डायटम्स, वेट फॉर एंड, ये गया अंदर में, यहाँ से एक वाटर उठाया गया, ये चीज़ है, अब इसको रखा गया है, अब धीरे धीरे जाके इसको लैब में टेस्ट किया जाएगा, गौर से देखना, ठीक है। अब इसको डाला गया टेस्ट ट्यूब पे, अब इसको माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर डाला जाएगा। जूम करने के बाद देखो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना तुमको, ये सारे डायटम्स है जो कि देखो जस्ट अ फ्लोट कर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई मेरे। इस पे कुछ मत जाना, ये कुछ नहीं है भाई मेरे, इस पे मत जाना, इस पे ये एज अ क्रिस्टल के थ्रू कोई यूज बैक्टीरिया है, बट इसमें मत जाना, तुम इस पे ध्यान दो, ये छोटे दिख रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े, ये सारे डायनोफ्लाजेलेट है, ठीक है ना। हाँ, ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? देखो फील आ रहा है, तो एक और दिखाता हूँ, पहले इसको देख लो, आ रहा है फीलिंग, गुड। ओके, हमारा ये रहा डायटम्स, ये सारे डायटम्स कुछ इस टाइप के होते हैं, देखो देखो, बाद में ऐसा लेयर बना देंगे धरती के अंदर, इसको डायटम्स बोलते हैं, और ये सब डायटम्स, ये भी डायटम्स ही है, हाँ ठीक है, गुड। और दिखा दो, ये देखो, ये भी डायटम्स है आपका, ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा भी ना डायटम्स आता है ये, देखो देखो देखो, ये सारे प्रोटिस्टांस है, ये सारे प्रोटिस्टा ही एक प्रकार के, प्रोटिस्टा में ही कौन है डायटम्स है। The wall is formed of two overlapping halves like a soap कैसा लगा? box. The silicate cell walls of diatoms form the extensive diatomaceous earth in the ocean. मैं मस्त है, फीलिंग है, गुड। Diatoms which then ये race देखो down the बिल्कुल slopes असली वाला and flow directly back into डायनोफ्लाजेलेट the Amazon होता क्या basin. है, ध्यान से देखो इसको, दिख रहा है आपको, बिल्कुल ओरिजिनल कहते हैं इसको, इट्स ओरिजिनल डायनोफ्लाजेलेट, जो कि समुद्र के अंदर देखो ऐसे है, बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा। ओके, Until all गौर those से देखो, ये आपका nutrients समुद्र are है, dumped into the फील आना ocean चाहिए एक नेक्स्ट लेवल and का। a whole other world. ये वो साइंटिस्ट है जो बकचोदी करने आया, इसे इस मतलब था। ये रहा आपका आगे डायनोफ्लाजेलेट, देख रहे हो कितना क्यूट सा लग रहा है, ये सारे बैक्टीरिया सब है, सारे बैक्टीरिया जो है मोनेरा प्रोटिस्टा में ही आ जाते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ देखो भाई सब नेक्स्ट लेवल का फील आ रहा है, ओ माय गॉड, 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 भाई साहब देख रहे हो भाई मेरे, कितना खतरनाक है, देखो इसलिए क्या समुद्र में पानी मत पियो, देख रहे हो कितना खतरनाक खतरनाक पानी है, मुंह पी लो अपना, लेकिन समुद्र में पानी मत पियो, इतना खतरनाक होता है। जब भाई मेरे यही तो कारण है कि समुद्र में लोग फंसते हो, अपना यूरिन पी के जिंदा रहते हैं, वरना उनके अंदर गट्स ही है, इतना जहरीला भाई से इतना खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया वाला पानी पी पाएंगे। ओ भाई ओ भाई, डायनोफ्लाजेलेट इसी के अंदर पाए जाएंगे, सारे डायनोफ्लाजेलेट है। देखो ये रहा बकचोदी करते हैं साइंटिस्ट, इसको ध्यान करते हो, एक मिनट ये बकचोदी मत देना, तुम बस फील करो कैसा लग रहा है, ये काफी क्यूट है ना भाई। ये मैं इतना औकात है, तुम्हारा जान गांड मत फाड़ सकता है, तुमको पूरा इतना गंदा बीमारी फैलाएगा ना, जिंदगी काल में कोई डॉक्टर बचाना पाएगा तुमको, समझ में आ रहा है ना। तो इससे थोड़ा दूर रहा करो, ये बहुत हद तक इतने घटिया बीमारी फैलाते हैं जिसका इलाज आज तक पॉसिबल नहीं किया गया, इसलिए समुद्र का पानी पियोगे ना तो मरने का चांस ज्यादा होगा, बचने का चांस कम होगा। मतलब आपका एक गिलास पानी पीने के चक्कर में आपका आधा लाइफ खत्म। लो आया बकचोदी करने वाला साइंटिस्ट, चलो बकचोदी कर लिया, निकलो। अब कैसा लगा ये? ये तो ओवरव्यू देख लो, मस्त है, मस्त एकदम ऊपर से अर्थ के बारे में, बस 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 इतना काफ़ी है। अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं। ये भी थोड़ा देख ही लो, ये थोड़ा रियलिस्टिक जैसा लग रहा है, रियल लाइफ जैसा बिल्कुल ही। हाँ ये भी आपका वही है, डायनोफ्लाजेलेट्स है जो के अंदर जो आपका डायटम्स है वो सब भी दिखा रहा है, सारे बैक्टीरियाज भी है, ये सारे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और वो काफ़ी हद तक नमकीन पानी है, साफ पानी जो होगा वो देख रहे हो, बट इसमें कम मात्रा में। बट समुद्र के पानी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर देखने की कोशिश भी करोगे तो मर जाओगे, इसमें तो बहुत मिनिमम है। समुद्र के पानी में देखो कितना होता है, देख रहे हो भाई मेरे, यही है देखो, ठीक है देखो ध्यान से, ये देखो भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आया एक और आया, देखो देखो इसको बड़े लेयर है, उसको सिलिका कहते हैं, सबको ध्यान समझना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में काम आएगा आपकी। इसको और जूम किया देखो, इसके अंदर स्पोर बन रहा है, फटके बहुत सारा जीव बनेगा, देखो 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 कितना खतरनाक लग रहा है। Is it dangerous ना? Is it so dangerous? Isn't it about it? I know you feeling very good. क्यों मजा आएगा, ये इतना मस्त जो दिखा रहा है नेक्स्ट लेवल का। चलो इतना काफी है आपके लिए, अब हम लोग पढ़ाई
आते हैं। आई होप डायटम्स के बारे में सुन के मज़ा आया होगा। अब डायटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने देखा ड्राइंग में पीछे कि डायटम जो होता है वो पानी में होते पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं था ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, डायटम्स जो है ये एक कोशिकीय होते हैं, अकशेरुकीय होते हैं, सुनहरा पीले सवाल होते हैं। आपने देखा है ना, ये जो डायटम्स थे वो पीले कलर के थे ना, येलो एल्गी थे कि नहीं थे येलो एल्गी, इसलिए येलो एल्गी कह रहे हैं। एल्गी दिखने में येलो तो नाम येलो एल्गी। और ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये ठीक है ना। और नॉर्मली क्या बोल रहा है, ये स्वच्छ और लवणीय, मतलब ये क्या होते हैं, ये साफ और एसिडिक वाटर में पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, मतलब वही ना दोनों प्रकार के, मतलब कि सॉल्टी वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। सॉल्टी वाटर मतलब खारा पानी हो गया आपका, नमकीन पानी, और मैराइन वाटर साफ पानी, ये दोनों जगह पाए जाते हैं। तो देख लो भाई, साफ पानी पीने में, साफ पानी में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। मतलब समुद्र में चमकता हुआ पानी है, मतलब साफ पानी है, इसका मतलब ये नहीं सो पी लो। समुद्र का पानी पीने लायक कभी होता ही नहीं, इतना घटिया टट्टी से बीमारी है, एक बार पड़ गया तो गांड फाड़ कर देगा तुम्हारा। इसलिए स्टे अवेयर, अब बच के रहा करो। सब समुद्र का पानी गलती से मत पीना, लाख सोना का चमके उसको पीना नहीं है। और तो ये बर्फीले पानी में पाया जाता है। तो सो ज़्यादा काबिल ना बने कि बर्फीला पानी में कोई जीव कैसे जिंदा रहेगा। तो भाई तुम्हारे अंदर झाट भर का औकात नहीं है कि तुम -50 डिग्री झेल पाओ, लेकिन एक बैक्टीरिया में इतना औकात है कि -50 डिग्री 60 डिग्री ईजिली झेल सकता है। तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंक दूंगा तुम मर जाओगे जल के, लेकिन बैक्टीरिया नहीं मरता है, ठीक है। खासकर मोनेरांस, हाँ वो भर भर के पाए जाते हैं उसमें, ओके। हाँ, अब इसी में आगे क्या बोल रहा है कि जल में ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। तो तुमने देखा ही ना, बिल्कुल फ्रीली घूम रहे थे, कोई रोक रहा है क्या, उसको नहीं रोक रहा है ना, तो फ्रीली घूम रहा है। तो वही बोल रहा है कि ये पानी में बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। फिर बोला लवणीय तथा समुद्री पादप प्लांट। देखो चूंकि होता क्या है ना, ये जो होता है एसिडिक, मतलब कि जितने सॉल्टी वाटर में जो पाए जाने वाले प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन नाम से जानते हैं। ये का एक बड़ा भाग, यह बड़ा भाग है प्लांट का, मतलब कि ऐसा भाग है, कहते नहीं है लवणीय समुद्र में पादप का, फाइटोप्लैंक्टन का एक बड़ा भाग भी होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये रखना, समुद्र में पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं ना, उसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। देख लो, यही उस सारा बैक्टीरिया था ना, मैंने दिखाया आपको जो पीछे, भाई साहब कितना खतरनाक था। लेकिन अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसको पहले आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने दिखाया था ना, फील आया था कि नहीं आया था, फील लो, फील, जब फील आएगा तो ही पढ़ने में मजा आएगा। अब इसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। मछली व व्हेल सहित समुद्री जीवों के लिए डायटम्स भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। डायटम्स की कोशिका भित्ति का प्राकृतिक विघटन, मतलब क्या बोल रहा है, मछली व व्हेल जो होते हैं ना, उनके लिए डायटम्स जो है, मतलब समुद्री, मतलब मछली व व्हेल सहित समुद्र जीवों के लिए डायटम्स भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब जो जितने भी समुद्र में जीव रहते हैं वो इस डायटम्स को ही खा के जिंदा रहते हैं। तो भाई ठीक है, उससे खाने तो तुम मत खाना, तुम मर जाओगे। उसको वो खाते वो अलग बात है, तुम नहीं खा पाओगे, तुम्हारा इतना कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो व्हेल वो मछली जो होते हैं, वे सारे जीव जो होते हैं मछली, वे सारे जीव वो डायटम्स को खा के जिंदा रहते हैं। और डायटम की कोशिका जो होती है, कोशिका भित्तियों का प्रकृति जो होता है वो विघटन आसानी से नहीं होता तथा सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। मतलब जो डायटम्स दिख रहा है, डायटम्स के बाहर जो लेयर है, उस लेयर जो होता है उस सिलिका का बना होता है। और उस सिलिका का लेयर को तोड़ना इतना आसान बात नहीं है भाई मेरे, इस कारण से इसको खाना तो गलती से नहीं। प्लांट और झांट तुम नहीं, तुम्हारा झांट बड़ा औकात नहीं है कि तुम उसको प्लांट को खा पाओ, पचा ही नहीं पाते हो, सेलों से पचा नहीं पाए, सिलिका क्या पचा पाओगे तुम। इसलिए डोंट पीना समुद्र का पानी, ओके, पानी नहीं पीना, डोंट यूज इट marine and salty water, okay, and also most important खासकर sea water और oceans water, okay, good, okay। तो क्या कह रहा है इसमें, फिर बाद में इसमें क्या बोल रहा है, इसलिए डायटम की मृत्यु के उपरांत भी ये इकट्ठा होती है। फलस्वरूप डायटम का ये फ्रच्यूलो कोशिका भित्ति के बेशुमार भंडार विश्व के अनेक स्थानों पर जमा गए हैं। इन्हें डायटमी
मृत्तिका यानी कि डायमेटिशियस अर्थ कहते हैं। इसकी परस्पर जो पाउडर इसको पीसकर जो पाउडर बनता है वह खुरदुरा होता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट तथा धातुओं की पॉलिश के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना, ये भी एक हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ गए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि जो एक प्रकार देखा जाए तो व्हेल छोटे मछली जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक खाना खाते हैं। अब वो जितना भी खाना खाते हैं वो इस डाइटम्स को ही खा के अपना भूख मिटा लेते हैं। और इसके डाइटम जो होता है, डाइटम्स के ऊपर एक बहुत तगड़ा लेयर होता है जिसको सिलिका कहते हैं, वो इतना आसानी से नहीं टूटता है। बट होगा कोई मछली को वरदान दिया हुआ भगवान ने, जिस कारण से वो इतने खतरनाक जीवों को खा ले रहा है। ठीक है ना, जीव मतलब माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु हो गए, इसको वो खा ले रहा है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, ये डाइटम जो होता है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ज़मीनों में जाके अर्थ पे जाके जमा हो जाता है, इसको हम लोग डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। और इसका जो पाउडर होता है वो खुरदुरा टाइप का होता है, जिसका यूज़ हम लोग टूथपेस्ट बनाने के लिए करते हैं। ओके, हाँ, ये देख लो, आपको ये पहला अमीबा है, वो मत अमीबा नहीं है, पहला आपका वो है, वो डाइटम्स है, जिसके ऊपर पहला लेयर जो है इपिथिका है, उसके अंदर हाइपोथिका है, फिर पेरिटल क्रोमेटोफोर्स है, फिर दूसरा डाइटम्स में क्रोमेटोफोर्स है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, मार्जिन ऑफ क्रोमेटोफोर है, फिर थर्ड में है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। मतलब आटू झाटू टाइप के, मतलब टाइप के ये आपके ये डाइटम्स दे रखे हैं। तो पता नहीं क्या फ़ायदा, ये जो माइक्रो के बारे में पढ़ता है, माइक्रो उसको ये पढ़ना चाहिए था, बट हमें भी पढ़ना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक ही करके जानते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहे थे समझना, बोल रहा है पिन्नेट डाइटम्स की रचना। ये जो है उसको हम लोग गार्डिल की ओर से देखने पर देखा जाए, गार्डिल की मतलब पिन्नी से नशे के आधार पर देखा जाता है, ये जो है वो गार्डिल की ओर से देखने पर, बी वाल्व से देखने पर, सी सेंस्ट्रेन पक्षोधि लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट को जो है उसे लोग व्यू ऑफ ग्रेंडल कहते हैं, सेकंड जो है वो व्यू ऑफ वैल्यू है, थर्ड जो है वो एसेंट्रिक डाइटम्स है। ये सब नाम है उसका, तो पता नहीं कौन साइंटिस्ट का नाम रखा है, भगवान जाने, उसके पेट में खुजली मचा होगा आई थिंक। ठीक है, इस कारण से वो झेल नहीं पाया होगा। ओके, हाँ, ये काफ़ी हद तक बकचोदी करने वाला साइंटिस्ट को पटक के गोली मार दो। फिर बाद में क्या बोल रहा है, विस्फोट पदार्थ के निर्माण में नाइट्रोजीनियस, देखिए क्या बोल रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अग्नि प्रतिरोधी होने के कारण इससे विभिन्न प्रकार की उच्च तापीय भट्टियों का निर्माण किया जाता है। अम्ल प्रतिरोधी होने के कारण इनका उपयोग अम्लों के संग्रह व संवहन हेतु किया जाता है। रंध्र यानी कि पोरस होने के कारण उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छेनों यानी फिल्टर्स के लिए विशेषकर चीनी परिस्परण के लिए किया जाता है। मतलब समझे क्या बोलना चाह रहा है, इसमें क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ समझते हो, मतलब बम बारी बनाने के लिए भी हम इन डाइटम्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अग्नि प्रतिरोध, मतलब कि फायर रेजिस्टेंस का काम होता है, मतलब कि आग लगने से बचाने का काम होता है। मतलब होता नहीं है कि जब बम होता है, बम का एक लेयर लगता है, इस कारण से बम आसानी से बम में आग ना पकड़े, जिस कारण से पर लेयर चढ़ाना होता है, जिसमें बहुत हद तक काम आता है। और ये बम में बहुत सारे पोर्स वोर्स होता है ना, अलग अलग टाइप के उसमें पोर्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स, क्या बोल रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। और इसमें चीनी परस्कर के लिए किया जाता है। मतलब बोल के मतलब कहना कैसे, मैं समझाता हूँ एक एक। इसमें आपको कहना चाह रहा है कि इसमें वो कहना चाह रहा है कि रंध्रीय समझते तो पोर्स मतलब बम में इसमें क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिस कारण से उनका उपयोग जो होता है हम लोग फिल्टर के लिए भी करते हैं, जैसे कि विशेषकर चीनी परिष्करण के लिए, चीनी फिल्टर के लिए। ओके, तो याद नहीं सर, अलग अलग बातें हैं। पहला बात कहा है कि ये जीव जो है उसके मतलब बम बनाया जाता है, फिर ये फायर रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, फिर ये इसके अंदर पोर्स पाया जाता है, जिस कारण से हम इसको
चाय छन्नी या फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि चीनी को छानने के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, क्या देखा जाए? स्ट्रक्चर। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कह रहा है डायटम्स जो होता है वो डिप्लॉयड होती है, ये दो भागों में बनी होती है, पहला कोशिका सेल वॉल, दूसरा प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति फ्रस्ट्यूल या कोशिका भित्ति फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं। कोशिका भित्ति को हम लोग इस कोशिका भित्ति को जिसे हम लोग फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं, और दो वाल्व की बनी होती है। ऊपरी अर्धांश कोई पीठिका यानी कि इपीथिका तथा निचला उद्धांश को हाइपोथिका कहते हैं। इपीथिका और हाइपोथिका को इस प्रकार ढके रहते हैं जैसे साबुनदानी का ढक्कन निचले हिस्से को। ओके, और इपीथिका को ऊपरी सतह तथा हाइपोथिका की निचली सतह वाले को वाल्व कहते हैं, जबकि दोनों पार्श्व दीवारों को संयोजित पट्टिकाएं कनेक्टिव बैंड कहते हैं। ओके, और कोशिका भित्ति में दो परतें होती है जिसमें तथा इसमें सिलिका व्याप्त होता है, और जीव द्रव्य में जीव द्रव्य एवं एक गोणिक केंद्रक तथा एक या एक से अधिक क्रोमैटोफोर होता है। जीव द्रव्य में केंद्रीय रितिका में के अतिरिक्त वोल्ट्यूनिन के कण होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी कोशिका में देखो यहाँ तक क्या बोला, उसका जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर सेल वॉल बना होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जिसे हम लोग फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं, और इसके अंदर जो ऊपर लेयर होता है उसको इपीथिका कहते हैं, नीचे वाले लेयर को हाइपोथिका कहते हैं। और ये कुछ कभी कभी साबुन जैसे दिखता है, आपको मैं बताता हूँ इस टाइप का दिखता है। देखो दिख रहा है आपको, ये ऊपर इपीथिका, नीचे वाले को हाइपोथिका। ठीक है, समझ गए? कुछ इस टाइप का होता है, इसलिए हम लोग सोप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये साबुन जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? साबुन जैसा। ओके, डिड यू गॉट अ पॉइंट? तो इसको यही तक कह रहा था। हाँ, ओके।